अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस और बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर आयत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। पिछले दिनों जनूबी पंजाब के एक इलाके में एक हौलनाक इज्तिमाई कत्ल की वारदात पेश आई, जब एक ही खानदान के तमाम अफराद को सोते में मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेस और मीडिया ने इस वाक़े की भरपूर कवरेज की और जितने मुंह उतनी बातों के मुस्ताक तहकीकी जगादरियों ने इस वारदात के बारे में भी अपनी अपनी अकल के मुताबिक कयास आराइयाँ की। बादशाह इस वाक़े के पस मंज़र के हवाले से जो शवाहिद और हक़ाइक़ सामने आए वो आप सबके इल्म में हैं। दुनिया के किसी भी मसले और तनाज़े की जड़ खोदें, वहाँ ज़न, सर और ज़मीन में से कोई एक या एक से ज़्यादा बैठे नज़र आते हैं। हमारे ज़माने में प्रेस और मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, बल्कि मीडिया को तो दूर दूर तक नामो निशान सुनने और देखने में नहीं आता था, और प्रेस में भी वही खबरें अपनी जगह बना पाती थीं जिनके पीछे कोई बड़ा इशू मौजूद होता था। आज वाली आसानी और सहूलत हमें मैसर नहीं थी। आप भी सोच रहे होंगे कि कहानी शुरू करने के बजाय मैंने कोई और ही किस्सा छेड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस तमहीद का मकसद जन, सर और ज़मीन की हलाकत खेजियों को उजागर करना था, और कोई भी कहानी या दास्तान इनके जिक्र से खाली नहीं। अब आते हैं असल वाक़ये की तरफ। एक रोज़ मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था कि मुझे बताया गया कि मौज़ा शमशेरपुर में दोहरे कत्ल की एक वारदात हो गई है। शमशेरपुर एक छोटा सा गांव था और मेरे थाने की हुदूद में आता था, अगरचे थाने से 4 मील के फासले पर था। इन दिनों थानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी जितनी कि आजकल है, और थानों के अंदर मौजूद नफरी का भी आजकल की नफरी से कोई मुकाबला नहीं था। अगर मुकाबला नागुज़ीर भी ठहरे तो यही कहना मुनासिब होगा कि ये मुकाबला हाथी और चूहे के माबैन है। मैंने इतला कुनिंदा को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। इस शख्स का नाम बशीर लोहार था और वो मौज़ा शमशेरपुर का ही रहने वाला था। वह आम सी शक्ल सूरत और मुतनासिब बदन का मालिक था। उसने छोटी सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। उम्र यही कोई 45 साल के करीब रही होगी। मैंने बशीर लोहार से सवाल किया, हाँ भाई, कौन कौन कत्ल हुआ है? वो दोनों सगे भाई थे थानेदार साहब, वो दुखी लहजे में बोला। बड़े का नाम फयाज और छोटे का रियाज था। दोनों बड़े गबरू थे जी। तुम्हारी इन दोनों से क्या रिश्तेदारी है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इसके अंदाज से मुझे इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि वो मकतूलीन का बाप नहीं हो सकता था। हाँ, अलबत्ता चाचा, मामा, ताया वगैरह में से कोई हो सकता था। बशीर लोहार के जवाब ने मेरे आखिर ज़िक्र अंदाजे की भी नफ़ी कर दी। उसने दिल गिरफ्ता अंदाज में बताया, मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है जनाब, बस ये समझ लें कि हम सब एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इनका पड़ोसी हूँ जी। पड़ोसी? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या तुम अकेले ही ये इत्तला देने आए हो, या मकतूलीन का कोई करीबी अजीज़ भी तुम्हारे साथ है? मैं अकेला नहीं हूँ जी, 2 बंदे बाहर बरामदे में भी बैठे हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन हम में से कोई भी फयाज और रियाज का रिश्तेदार नहीं। वो दरअसल बात यह है जनाब के। वो लम्हे भर को रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, इनके घर में ऐसा कोई भी नहीं जो इस वाक़े की रिपोर्ट करने आपके पास आता। वो दोनों तो कत्ल कर दिए गए। बाकी घर में इनकी माँ जाहिदा है, यह छोटा भाई फरमान अली, इसकी उम्र 3 साल के करीब है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, क्या इनका बाप मौजूद नहीं? नहीं जी, बशीर लोहार ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। फतेह मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं अभी तुम लोगों के साथ शमशेरपुर चलता हूँ। तुम अभी बाहर जाकर बरामदे में बैठो। और हाँ, ये तो बताओ कि तुम तीनों शमशेरपुर से यहाँ कैसे पहुँचे हो? शमशेरपुर और मेरे थाने के बीच लगभग 4 मील की मुसाफत हाइल थी, और जाहिर है कि वो पैदल चलकर तो नहीं आए होंगे। बशीर लोहार ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, जी हम टांगे में बैठकर आए हैं। बाहर असगर और सिद्दीक मौजूद हैं, जिनमें सिद्दीक एक कोचवान है, और हम उसी के टांगे में सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या इस टांगे में मज़ीद 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है? मैंने पूछा। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ, बहुत आसानी से गुंजाइश निकल आएगी। मैंने बशीर को बाहर बरामदे में बैठने को कहा और कांस्टेबल मुराद अली को अपने पास बुला लिया। मुराद अली मेरे थाने का एक होशियार और चाको चौबंद एहलकार था, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ शमशेरपुर ले जाने का फैसला किया था।
وہ میرے کمرے میں آیا تو میں اسے روانگی سے متعلق مختلف ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب صدیق کوچوان کے ٹانگے میں بیٹھے موضع شمشیر پور کی جانب رواں دواں تھے۔ اس سفر کے دوران میں میری اصغر، صدیق اور بشیر سے اس واردات کے حوالے سے بات چیت بھی جاری رہی تھی اور میں کافی مفید باتیں جاننے میں کامیاب رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ شمشیر پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں بمشکل 80-90 گھر آباد ہوں گے۔ میرا تھانہ حافظ آباد پنڈی بھٹیاں روڈ پر واقع تھا اور وہاں سے ایک کچا راستہ شمشیر پور کی طرف آتا تھا۔ یہ کچا راستہ شمشیر پور کے اندر سے گزر کر جنوب چک میرا نامی ایک گاؤں تک چلا جاتا تھا۔ اس راستے کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ تا حد دینے کا پھیلا دکھائی دیتا تھا اور راستے کے ایک پہلو میں کسی چھوٹی نہر کے سائز کا ایک کھالا بھی بہتا تھا جسے مقامی دیہاتی زبان میں سوا کہا جاتا تھا۔ یہ سوا اپنے دائیں بائیں کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا یا پھر موسم گرما کی تپتی سلگتی دوپہروں میں گاؤں کے نوجوانوں اور جوان اس میں نہاتے تھے۔ آج کل گلابی جاڑے کے دن تھے، لہٰذا اس سوے کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے اور سیدھے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں دوہرے قتل کی یہ واردات ہوئی تھی۔ وہ دراصل مویشیوں والا ایک باڑہ تھا جو مقتولین کے گھر کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ ہم یک کے بعد دیگرے ٹانگے سے نیچے اترے، پھر میں بشیر لوہار کی رہنمائی میں مذکورہ باڑے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب ہم ٹانگے کو چھوڑ رہے تھے تو میں نے باڑے کے دروازے پر درجن بھر افراد کا جھمگٹا دیکھا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ دائیں بائیں چھٹ گئے تھے، لہٰذا ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں کہنا پڑا تھا۔ پولیس کی وردی کی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے۔ باڑے کے صحن میں پہلو بہ پہلو 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ان دونوں چارپائیوں پر 2 لاشیں ڈھکی نظر آ رہی تھیں۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ انہیں بعد میں چادروں سے ڈھانپا گیا تھا۔ میرے حکم پر کانسٹیبل مراد علی نے لاشوں کے اوپر سے چادریں ہٹا کر انہیں قابل مشاہدہ اور قابل معائنہ بنا دیا۔ بشیر لوہار نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ فیاض اور ریاض نامی دونوں بھائی گبرو تھے۔ فیاض کی عمر میرے اندازے کے مطابق 22 سال رہی ہوگی جبکہ ریاض لگ بھگ 19 کا نظر آتا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ فیاض ریاض سے 3 سال بڑا تھا۔ دونوں الگ الگ چارپائیوں پر زندگی سے خالی پڑے تھے، اس طرح کہ ان کے وجود کا بالائی حصے کا کھانا خراب کر دیا گیا تھا۔ دونوں کی لاشیں خون سے لت پت تھیں۔ جسم کے اوپری حصوں خصوصاً سر، چہرہ، گردن، سینہ اور دیگر اعضاء کو کلہاڑی کے متحد وار کر کے زخموں سے چور کر دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک کٹ کھوپڑی اور گردن پر نظر آ رہے تھے جو یقیناً ان کی موت کا سبب بھی تھے۔ ان لاتعداد گھاؤں سے خارج ہونے والے خون نے ان کے لباسوں کے علاوہ چارپائیوں پر بچھے ہلکے پھلکے بستروں کو بھی پوری طرح رنگین بنا دیا تھا۔ موسم کی خنکی نے خارج شدہ خون کے جمنے میں اچھی خاصی مدد کی تھی۔ وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے۔ دن میں موسم خاصا خوشگوار رہتا تھا لیکن جیسے ہی دن ڈھلنے لگتا فضا میں ہلکی ٹھنڈک شامل ہو جاتی تھی اور رات میں لازماً کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونا پڑتا تھا۔ خاص طور پر کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنے والوں کو تو چادر یا کھیس وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دونوں مقتول بھائی بغیر کچھ اوڑھے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے اوپر سے جو چادریں ہٹوائی تھیں وہ ان کا اوڑھنا نہیں تھیں۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لاشوں کی دریافت کے بعد ڈھانپنے کے لیے ان پر وہ چادریں ڈالی گئی تھیں۔ یا تو قاتل ان کے اوڑھنے کے کپڑے ساتھ لے گیا تھا اور یا پھر انہوں نے کوئی کپڑا اوڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ہر دو صورت میں صورتحال بڑی پراسرار، حیرت انگیز، گمبھیر اور خاصی الجھی ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور قابل غور بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں کی جانب سے کسی مزاحمت کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جب کسی شخص پر کلہاڑی کے وار کیے جاتے ہیں تو چاہے وہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ مزاحمت تو ضرور کرتا ہے۔ پھر یہ 2 افراد کے قتل کا معاملہ تھا، اس میں تو مزاحمت کی کوشش واضح طور پر دکھائی دینا چاہیے تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں رضاکارانہ طور پر قتل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بڑی شرافت سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ قاتل آیا، تیز دھار کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور واپس چلا گیا۔ انہوں نے اس یلغار کے خلاف اف تک نہ کی، حتیٰ کہ ان کی لاشوں نے بھی بڑے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ درجنوں مہلک وار کھا کر بھی وہ ڈس سے مس نہ ہوئیں، جبکہ فطری رد عمل اس بات کا متقاضی تھا
कि हर बार पर इनके बदन तड़पते और फड़कते और इस दोहरे कत्ल की वारदात में सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ था और इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। ये सूरत हाल मुझे किसी भी तौर पर हजम नहीं हो रही थी। मुझे यकीन था कि दाल में कुछ काला जरूर है, बल्कि इम्कान इस बात का था कि पूरी दाल ही काली है। ऐसा होना मुमकिन नहीं था कि वो कुछ ओढ़े बगैर खुले आसमान के नीचे सोए हों। इसका मतलब ये था कि कातिल इनके ओढ़ने अपने साथ ले गया था और दूसरी बात ये भी तय थी कि इन दोनों भाइयों को एक सोची समझी इंतकामी साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया था और ऐन मुमकिन था कि जब इन पर कुल्हाड़ियाँ बरसाई जा रही थीं तो इन लम्हात में वो लोग गहरी और बेखबरी की नींद में हों। इन्हें किसी खास तरीके से बेखबरी की नींद में पहुंचाया गया हो ताकि कातिल को अपने काम में किसी दुश्वारी का सामना न हो। मैंने तफसीली मुआयने के बाद दोनों लाशों को दोबारा चादरों से ढक दिया और इन्हें सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाने के इंतजामात में मसरूफ़ हो गया। फयाज और रियाज की लाशों का पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे खदशात की तस्कीन कर सकती थी। मुझे उम्मीद थी कि ये तस्कीन तस्दीक की हामिल होगी। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने मज़कूरा बाड़े का तफसीली जायज़ा लिया। बाड़े का रकबा लगभग 8 मरले रहा होगा। कराची में रहने वाले इसे 200 गज का प्लाट तस्वुर कर लें। बाड़े के भी हिस्से में 2 कमरे बने हुए थे, जिनमें एक निस्बतन छोटा और दूसरा बड़ा था। छोटे कमरे के अंदर मवेशियों का खाजा वगैरह भरा हुआ था और कुछ खेती बाड़ी का सामान भी रखा हुआ नजर आ रहा था। बड़े कमरे में कोई काबिल ज़िक्र शय मौजूद नहीं थी। इसकी हालत से अंदाज़ा होता था कि ये बवक्त ज़रूरत वहाँ मवेशियों को पार्क किया जाता होगा। दोनों कमरों के टेक्निकल मुआयने के बाद मैं कुशादा सहन में निकल आया, जिसकी एक दीवार के साथ 4 मवेशी मौजूद थे। इनमें 2 बैल और 2 भैंसें थीं। एक भैंस काली और दूसरी भूरी थी। ये चारों बेज़बान जानवर अपनी कुंडलियों पर बंधे खासे अफसरदा दिखाई देते थे। सहन के दूसरे कोने में 2 बकरियां और एक बकरा भी बंधा नजर आता था। इस बाड़े में दाखिले के 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा था। मकतूलीन का घर गली के आखिरी किनारे पर वाक़ था, यानी ये एक कॉर्नर का मकान था जिसे 2 गलियों का साथ मैसर था। बाड़ा घर के पिछवाड़े वाक़ था, जिसका एक दरवाज़ा अकबी गली में और दूसरा पहलू वाली गली में खुलता था। हम इसी पहलू वाले दरवाजे से बाड़े में दाखिल हुए थे, जो निस्बतन बड़ा था। सहन में 2-3 घने सायादार दरख्त भी इस्तादा थे। मैंने जाए वक़ुआ का नक्शा तैयार किया और मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वहाँ मौजूद लोगों से पूछगछ करने लगा। कांस्टेबल मुराद अली को मैंने लाशों के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया था और अब जो भी करना था मुझे ही करना था। मैंने 2-3 अफराद को टटोल कर देखा, लेकिन इनकी ज़बानों से कोई काम की बात ना निकल सकी। इसके बाद मैं बशीर लोहार की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये शख्स मकतूलीन का पड़ोसी था और इस वाक़े की इत्तला लेकर मेरे पास पहुंचा था। मैंने इससे पूछा, बशीर, तुम्हारे ख्याल में इस वारदात का जिम्मेदार कौन हो सकता है? जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम इनके पड़ोसी हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें इतना बेखबर तो नहीं होना चाहिए। आप गलत नहीं कह रहे थानेदार साहब, वो ताइदी अंदाज में बोला। मैं इनका पड़ोसी हूँ और इनके हालात के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कत्ल की इस वारदात के हवाले से मुझे कुछ पता नहीं है। आप यकीन करें, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने फ़िलहाल तुम्हारी बात का यकीन कर लिया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब ये बताओ कि इस वारदात का सबसे पहला शाहिद कौन है? उसने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। मेरी बात का आखिरी हिस्सा शायद उसके पल्ले नहीं पड़ा था। मैंने फ़ौरन वज़ाहत करते हुए कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों भाइयों की लाशों को सबसे पहले किसने देखा था? मंजूर मोची ने, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मंजूर बाजू वाली गली से गुजर रहा था कि बाड़े के खुले हुए दरवाजे में से उसकी नज़र अंदर सहन में चली गई, जहाँ बिछी चारपाइयों पर ये दोनों भाई खून में लथपथ पड़े थे। उसने थोड़ा तवक्कुफ करके एक छुरछुरी ली और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरी दुकान घर के अंदर ही सामने वाले हिस्से में है और सारा गांव जानता है कि मैं सुबह सवेरे अपनी दुकान पर बैठकर काम शुरू कर देता हूँ। मेरा और मकतूलीन का घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मेरी दुकान के दरवाजे और इनके घर के दरवाजे में चंद फीट का ही फासला है। इनके घर में दाखिल होने वाला हर शख्स मेरी नज़र में रहता है। मंजूर मोची ने बाड़े वाला खूनी मंजर देखकर मकतूलीन के घर की तरफ दौड़ लगाई थी,
और इससे पहले कि वो घर का दरवाज़ा खटखटाता मेरी इस पर निगाह पड़ गई। मैंने इसे बड़ी परेशानी के आलम में देखा। ये सब मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने बेसाख्ता उसे आवाज़ दी, ओ मंजूर है, खैरियत तो है? उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर तेज़ी से मेरी दुकान में दाखिल होकर बोला, खैर नहीं है बशीरे। उसकी खौफजदगी को देखते हुए मैंने काम से हाथ खींच लिया और पूछा, पर हुआ क्या है? कुछ मुंह से तो बोल। पीछे बाड़े में 2 लाशें पड़ी हैं। उसे मैं हुए लहजे में बोला, मम मेरा ख्याल है फयाज और रियाज को किसी ने कत्ल कर दिया है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, तुम इसी वाक़ये की इत्तला देने इधर आए हो? हाँ। उसने मैकेनिकी अंदाज में सर को अस्पाती जुम्बिश दी। मैं इनकी माँ को बताना चाहता था कि तुमने आवाज़ दे दी। मैं दुकान से फ़ौरन बाहर आ गया। जिस दौरान मैं मंसूरा मकतूलीन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, मैंने बाड़े में जाकर उसकी फराहम करदा इत्तला की तस्दीक अपनी आंखों से कर ली। फयाज और रियाज की खून आलूद लाशें बेहोश होकर चरपाइयों पर पड़ी थीं। उसने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ किया, एक गहरी सांस ली और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताने लगा, थानेदार साहब, इस दोहरे कत्ल का लर्जा खेज मंजर देखकर मैं वापस आया तो मंजूर दरवाजे पर खड़ा जाहिदा को इस वाक़ये के बारे में बता रहा था। इसके बाद तो गोया एक कोहराम मच गया। जाहिदा अपना दुपट्टा संभाले हुए हम लोगों के साथ बाड़े में पहुंची और अपनी आंखों से फयाज और रियाज की कटी पिटी खून आलूद लाशें देखीं। इस मंजर ने उसे बेकाबू कर दिया और वह धाड़े मारकर रोने लगी। वो इतना बताने के बाद फिर रुका, गहरी नज़र से मुझे देखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाब, फिर तो इस वाक़ये की खबर पूरे शमशीरपुर में हो गई। फौरी तौर पर फैसला किया गया कि सबसे पहले थाने में इत्तला देना चाहिए। चुनाचे मैंने सिद्दीक कोचवान को तैयार किया और हम असगर के साथ आपके पास पहुंच गए। यह है कुल कहानी जनाब। काफ़ी सनसनीखेज कहानी है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। फिर वहाँ पे मौजूद अफराद की तरफ इशारा करते हुए बशीर लोहार से पूछा, क्या मंजूर मोची इन लोगों में शामिल है? नहीं जनाब, उसने मेरी निगाह का ताक़ुब करते हुए कहा, वो इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो होगा तो गांव के अंदर ही ना। जी हाँ, उसे कहाँ जाना है? उसने जवाब दिया। ठीक है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, मैं मकतूलीन के वालदा के पास जा रहा हूँ। तुम मंजूर मोची को ढूंढ ढांढ कर मेरे पास ले आओ। बहुत बेहतर जनाब, उसने फरमाबरदारी से कहा। मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में कोई फालतू ताला पड़ा हुआ है? जी, ताला मिल जाएगा, उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने तहमाना अंदाज में कहा कि जाओ, भागकर जल्दी से वो ताला ले आओ और चाबी भी साथ लाना। अभी गया और अभी आया सरकार, ये कहते ही वो रुखसत हो गया। इस बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 दरवाजे थे, एक वो बड़ा दरवाज़ा जिसमें से हम अंदर दाखिल हुए थे और दूसरा छोटा दरवाज़ा बाड़े की अकबी दीवार में था। ये छोटा दरवाज़ा अंदरूनी जानिब से बंद था और इस पर ताला भी लगा हुआ था। बशीर लोहार से मैंने जो ताला मंगवाया, इसे मैं बड़े दरवाजे पर लगाना चाहता था ताकि जाए वक़ुआ को महफूज किया जा सके। ये कुछ इस नौइयत की वारदात थी कि ऐन मुमकिन था कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे बाकायदा खुरा उठवाना पड़े और इस काम का नुक्ता आगाज़ ये बाड़ा ही था। थोड़ी देर के बाद बशीर लोहार ताला और चाबी लेकर आ गया। मैंने बाड़े का बड़ा दरवाज़ा बाहर से बंद किया, उसकी कुंडी चढ़ाकर ताला लगाया और खुद जाहिदा परवीन से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ा। मैंने वक्ती तौर पर बाड़े को लोगों की आमद-ओ-शुद से महफूज रखने के लिए बशीर का ताला लगा दिया था, लेकिन बाद अज़ां पहली फुर्सत में मुझे वहाँ सरकारी ताला डालना था। ये सारी कार्रवाई जाहिदा से मुलाकात के बाद ही मुमकिन थी। मैं नहीं चाहता था कि इस मुलाकात का क्या नतीजा बरामद होगा। ऐन मुमकिन था कि इस मुलाकात से कुछ ऐसे इशारे मिल जाएं कि किसी खोजी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। दोनों लाशों की हालत चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही थी कि ये वारदात एक संगीन इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। कातिल जो कोई भी था, वो इन दोनों भाइयों के लिए अपने दिलो दिमाग में नफरत का बड़ा ज़ख़ीरा रखता था। इस तनाजुर में ये मुमकिन नहीं था कि जाहिदा अपने बेटों के किसी ऐसे दुश्मन से वाकिफ ना हो जो इस हद तक चला गया था। जाहिदा परवीन को देखकर मुझे एक झटका लगा। मैंने सोचा था कि वो 45-50 के पेटे में होगी, लेकिन वो किसी भी तौर 30 से ज़्यादा की नज़र नहीं आती थी। मैंने अपनी हैरत को फ़िलहाल ज़ाहिर नहीं होने दिया और हमदर्दी भरे लहजे में गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, जाहिदा, मुझे इस होलनाक वाक़ये का गहरा दुख है और मैं तुम्हारे रंज में बराबर का शरीक हूँ। तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटों के कातिल को ढूंढ निकालूंगा।
इस वक्त हम दोनों जाहिदा के घर के अंदर एक कमरे में बैठे थे और इस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। इस वाक़ये की खबर आम होने के बाद जाहिदा का घर गांव की औरतों से भर गया था। वो सब इससे हमदर्दी और ताज़ियत के लिए आई थीं। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो इस वक्त भी वहाँ 4-5 औरतें मौजूद थीं। इसलिए पूछगछ की खातिर मैं जाहिदा को अलग कमरे में लेकर बैठ गया था। जाहिदा का 3 साला बच्चा फरमान अली भी इन्हीं औरतों ने संभाल रखा था। वो मेरे इजहार हमदर्दी के जवाब में बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि फयाज और रियाज का कातिल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। बताएं, मैं आपसे क्या ताउन करूँ? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसकी आंखों में मुझे एक अनजानी सी सर्द महरी महसूस हुई। इसके 2 बेटों का बड़े बहीमाना अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया था। इस अंदोनाक वाक़ये पर एक माँ का जो फितरी रद्द अमल होना चाहिए था, वो मुझे जाहिदा के अंदाज़ और तासुरात में कहीं दिखाई नहीं देता था। वो रो रही थी, परेशानी और दुख का इजहार कर रही थी, रंजीदा और दुखी नजर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मौत का दिया हुआ दाग कहीं दिखाई नहीं देता था। वो आंखें कर्ब और अजियत के मफहूम से खाली थीं। तुम्हारे ताउन के बगैर मेरे लिए एक कदम भी उठाना मुमकिन नहीं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। तुम मुझे बताओगी कि इन दोनों भाइयों को किसने कत्ल किया है? अगर मुझे कातिल का पता होता तो मैं जाकर उसे गर्दन से न पकड़ लेती, वो बिगड़े हुए लहजे में बोली। आप भी अजीब बातें कर रहे हैं थानेदार साहब। मैंने कोई अजीब बात नहीं की है जाहिदा, मैंने बदस्तूर ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम इस वक्त दुखी और परेशान हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, वरना मैं एक लम्हे के लिए रुका और एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों भाइयों की किस किस से दुश्मनी थी। मेरा सवाल सुनकर जाहिदा के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो मुझे कोई वाज़ेह जवाब देना चाह रही हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसने इरादा बदल दिया और बिखरे हुए लहजे में बोली, वो दोनों तो बहुत ही नेक और शरीफ थे, कोई इनसे दुश्मनी क्यों करेगा? मगर वो बोलते बोलते खामोश हो गई। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, जाहिदा बीबी, इन्हें जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है, ये काम किसी दोस्त का नहीं हो सकता। साफ जाहिर हो रहा है कि कातिल इन दोनों से शदीद नफरत करता था। वो कितने ही नेक और शरीफ क्यों न कोई इनका दुश्मन ज़रूर होगा। इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं, वहाँ इन्हीं दोस्तों के अंदर या बाहर एक आध दुश्मन भी मौजूद होता है। और ये जो मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जो ये बोलते बोलते अचानक रुक गई हो, इससे जाहिर होता है कि तुम इस वारदात के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर जानती हो जो मुझे फयाज और रियाज के कातिल तक पहुंचा सकती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि इनके कातिल को इबरतनाक सज़ा हो? मैंने बताया है ना, मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है कि इनका कातिल जल्द से जल्द फांसी लग जाए, वो इसरारी लहजे में बोली। आप मेरी किसी बात का गलत मतलब ना निकालें, क्या हुआ जो मैं इनकी सगी माँ नहीं हूँ? जाहिदा परवीन के आखिरी जुमले ने मेरे जहन में उभरने वाले बहुत से सवालात का मुंह बंद कर दिया। मैं हमदर्दी भरे दोस्ताना लहजे में बोला, जाहिदा, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम एक खूबसूरत और जवान औरत हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की होगी। एक 30 साला औरत के बेटे 19 और 22 साल के तो नहीं हो सकते ना? आखिरी जुमला मैंने उसकी ज़बान रवां करने के लिए अदा किया था। वो जल्दी से बोली, मैं इस वक्त 28 साल की हूँ। मैं फयाज और रियाज की सौतेली माँ हूँ। फतेह मोहम्मद ने 5 साल पहले मुझसे शादी की थी, लेकिन अफसोस के पिछले साल वो मेरा साथ छोड़कर चला गया। हम दोनों की निशानी फरमान अली है। इतना बताकर उसने अफसरदा अंदाज में गर्दन झुका ली। मुझे अगर उसकी आंखों में अपने लख्ते जिगर की अबदी जुदाई का गम नजर नहीं आया था तो इसका सबब यही था कि फयाज और रियाज ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया था। जब भी जाहिदा की सोगवारी में वो तड़प नजर नहीं आती थी। जाहिदा 28 साल की एक भरपूर और जवान औरत थी। उसकी खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था। वो एक पुरकशिश औरत थी। फतेह मोहम्मद ने अगर बुढ़ापे में उससे शादी की थी और एक बच्चे का बाप भी बन गया था तो इसका सबब जाहिदा का हुस्न ही नज़र आता था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती थी कि जाहिदा को बूढ़े फतेह मोहम्मद में क्या दिखाई दिया था। मैंने जाहिदा को मुखातिब करते हुए कहा, फयाज और रियाज तुम्हारे सगे बेटे थे या सौतेले, इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ कि इनकी अलमनाक मौत ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है। मैं तुम्हारे दुख और तकलीफ को समझ सकता हूँ जाहिदा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो गर्दन उठाकर मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं चूंकि तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि फयाज और रियाज के कातिल को करारे वाकई सजा मिले। मुझे उम्मीद है अगर तुम मुझसे मुनासिब ताउन करो तो ये काम आसानी से हो सकता है। थोड़ी देर पहले तुमने इनके दुश्मन के हवाले से जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे जहन में क्या है तो। वो कोई ख़ास बात नहीं थी। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। बात ख़ास थी या आम, तुम इसकी फ़िक्र में ना पड़ो, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। बाज़ औक़ात एक मामूली और गैर अहम बात भी नतीजा खैज साबित होती है। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओ, मैं तुम्हारा हमदर्द और खैर ख़्वाह हूँ। चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद वो हिचकिचाते हुए बोली, थानेदार जी, दरअसल मेरा ध्यान सफदर की तरफ जा रहा था। सफदर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये सफदर कौन है? सफदर इसी गांव में रहता है, उसने बताया। फजूल और आवारागर्द इंसान है, मुझे तो वो एक आंख नहीं भाता। ठीक है, ये सफदर बहुत ही बेकार शख्स होगा, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। लेकिन फैयाज और रियाज के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारा ध्यान सफदर की तरफ क्यों चला गया? इसका मकतूलीन से क्या ताल्लुक है? मुझे वाज़ेह तौर पर यह महसूस हो रहा था कि जाहिदा की ज़बान से कोई ऐसा इंकिशाफ होने वाला है जो मुझे दोनों भाइयों के कातिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाएगा। मैं पूरी तवज्जो से उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हात तक खामोश रहने के बाद उसने जवाब दिया। वो जी, पिछले दिनों सफदर का इन दोनों भाइयों से अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। इस झगड़े की वजह क्या थी? मेरा ख्याल है कि मैं आपको खुलकर बताती हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोली। हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैंने हौसला दिलाने वाले अंदाज में कहा। जब तक तुम खुलकर नहीं बोलोगी बात बन नहीं सकेगी और मैं भी खामखा अंधेरे में टमक टोइयां मारता रहूँगा। थानेदार जी, वो ठहर ठहर कर बताने लगी। दरअसल सफदर अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन के साथ रहता है। उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। वो कोई बाकायदा काम धंधा नहीं करता। थोड़ी बहुत बदमाशी और गुंडागर्दी या कहीं छोटा मोटा काम मिल गया तो कर लिया। इसकी बूढ़ी माँ करीमा बीवी को पूरी तरह दिखाई भी नहीं देता। वो किसी की मदद के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। सफदर की बहन नाजो ही बूढ़ी माँ का ख्याल रखती है। और ये तो सफदर के खानगी हालात हैं, मैंने कहता कलामी करते हुए कहा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि मकतूलीन का किस बात पर सफदर से झगड़ा हुआ था। मैं इसी तरफ आ रही हूँ थानेदार जी, वो बड़ी रसान से बोली। दरअसल सफदर के खानगी हालात का जायजा लिए बगैर आप झगड़े की वजह को अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर इजाफा करते हुए बोली, मैंने अभी सफदर की छोटी बहन नाजो का जिक्र किया है। वही सारे झगड़े की बुनियाद है। इसकी उम्र बमुश्किल 18 साल होगी, लेकिन अल्लाह ने शक्ल सूरत अच्छी दी है, बल्कि बहुत अच्छी दी है। और इसी शक्ल सूरत ने रियाज का दिमाग ख़राब कर दिया था। वो नाजों पर मर मिटा था। इसके बाद जो होता है वो आप भी जानते हैं। वो एक मरतबा फिर खामोश हो गई। इस बार मैंने इसे रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। उसने कहानी में नाजो के किरदार को शामिल करके मेरे जज्बा तजस्सुस को खफा देती थी, लेकिन मैं दम साधे बैठा रहा। मुझे यकीन था कि उसकी ज़बान से कोई निहायती सनसनीखेज इंकिशाफ होने वाला है। चंद लम्हात की खामोशी के बाद उसने दोबारा बोलना शुरू किया। रियाज और नाजो ने छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया, कभी खेतों में, कभी रात की तारीकी में ट्यूबवेल के पीछे और कभी ज़ख़ीरे के अंदर। ज़ख़ीरे से उसकी मुराद दरख्तों का वो झुंड था जो शमशेरपुर के सरसब्ज़ खेतों से जुड़ा हुआ था। आप समझदार हैं, ये बात समझ सकते हैं कि चोरी छुपे की इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकल सकता है। उसने तवक्कुफ़ करके मेरी आंखों में देखा और मज़ीद बताने लगी। नाज़ो और रियाज के दरमियान जो कुछ चल रहा था वो ज़्यादा अरसे तक छुपा ना रह सका। इनके ताल्लुकात की खबरें उड़कर सफदर तक भी पहुंची और इस गुंडे का दिमाग ख़राब हो गया। एक रोज़ उसने रियाज को घेर लिया और बगैर कोई सवाल किए उसे मारना शुरू कर दिया। और किसी को पता हो या न हो, लेकिन रियाज अच्छी तरह जानता था कि सफदर इससे किस बात पर झगड़ा कर रहा है। इससे पहले कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, लोगों ने बीच में पड़कर उन्हें झगड़े से रोक दिया। वो सांस हमवार करने के लिए थमी और इजाफा करते हुए बोली, इस झगड़े की खबर घर तक भी पहुंची थी। मुझे और फैयाज को इस मामले की सुनगुन तो थी, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि नौबत मारपीट तक जा पहुंचेगी।
जब हमें इनके ताल्लुकात का पता चला तो हमने रियाज को सवाने की ऊंच नीच समझाने की कोशिश की थी और इसने वादा भी किया था कि आइंदा नाजों से नहीं मिलेगा। हम मुतमईन हो गए, लेकिन उसने पुरस्कार अंदाज में रुककर मुझे देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, लेकिन रियाज ने अपने वादे का पास नहीं किया और चोरी छुपे नाजों से मिलने का सिलसिला जारी रखा। चंद रोज बाद रियाज और फयाज खेतों की तरफ जा रहे थे कि सफदर अचानक इनके सामने आ गया। इस वक्त सफदर के साथ लाखू भी था। वो मुख्तलिफ किस्म के जुराइम में मुलविस रहता है और सफदर से उसकी बड़ी गाढ़ी दोस्ती भी है। लाखू ने इस रोज रियाज से कहा, इसे आखिरी वार्निंग समझ लो, मैं अपने अल्फाज दोहराने का आदी नहीं हूँ। जो लोग मेरी बात को नहीं समझ पाते इन्हें मैं फिर अपने मखसूस तरीके से समझा देता हूँ और ऐसा समझाता हूँ कि जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी वो मेरा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। सफदर की छोटी बहन नाजों से दूर रहो। लेकिन रियाज का तो अब इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, फयाज ने हैरत भरी अंदाज में कहा। हमने इसे समझा दिया है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? लाखू एक झटके से रियाज की जानिब मुड़ा और जहरीले लहजे में बोला, ओए भोंडे आशिक की औलाद, क्या तुम पिछली जुमेरात को नाजों से नहीं मिले थे उधर खड़ी फसल में? बताओ अपने भाई को कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। कोई जवाब देने के बजाय रियाज ने गर्दन झुका ली, जो इस बात का इकरार था कि लाखू के कहे के मुताबिक वो पिछली जुमेरात को नाजों से मिलने खेतों की तरफ गया था। इस मौके पर फयाज ने अपने भाई की हिमायत लेते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम मेरे भाई के पीछे ही हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? जरा अपने दोस्त सफदर की बहन को भी तो समझाओ, वो क्यों रियाज से मिलने के लिए आती है? मेरा ख्याल है, लाखू ने फयाज की आंखों में देखते हुए खतरनाक लहजे में कहा, रियाज के साथ साथ हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ने की भी जरूरत है। तुम्हारा हिमायत ही ने इस लड़के का दिमाग खराब कर दिया है। लाखू के लहजे में पोशीदा संगीन धमकी को इस वक्त फयाज समझ ना सका और मामला रफे दफे करके वो रियाज को अपने साथ घर ले आया और फिर चंद रोज बाद ही ये वाकया पेश आ गया। जाहिदा परवीन ने दुखी अंदाज में बात खत्म की और उम्मीद अफजा नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जाहिदा, तुमने जो कहानी सुनाई है इससे तो यही लगता है कि इन दोनों भाइयों की मौत में सफदर या लाखू का हाथ हो सकता है। मैं इन दोनों बंदों को अच्छी तरह चेक करूंगा। सफदर तो शमशेरपुर का ही रहने वाला है, क्या लाखू भी? नहीं जी, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी, लाखू का ताल्लुक चियांवाली से है, जो हमारे गांव से 2 मील दूर मगरिब में वाक़ है। वो सफदर से मिलने यहाँ आता रहता था। तुम फिक्र न करो जाहिदा, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, इस वारदात में सफदर और लाखू मुलव्विस हैं या कोई और शख्स। मैं कातिल की तलाश में मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब हर सिमत में जाऊंगा। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, बस तुम मेरे एक दो सवालात के जवाब मजीद दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा ताकि जल्द से जल्द कातिल की तलाश का काम शुरू कर सकूं। जी पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, वो धीमे लहजे में बोली और मुतवक्के नजरों से मुझे देखने लगी। लेकिन इससे पहले कि मैं जाहिदा से कोई सवाल करता, कमरे के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उभरी। जाहिदा ने तड़प कर दरवाजे की सिमत देखा जो भिड़ा हुआ था। उसकी निगाह दरवाजे से पलटकर मेरी तरफ आई और फिर इज़्तिरारी लहजे में उसने कहा, मेरा फरमान रो रहा है, उसके दूध का वक्त हो गया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 10-15 मिनट में उसे कुछ खिला पिलाकर वापस आ जाती हूँ। किसी माँ को इसके रोते बिलखते बच्चे के पास जाने से नहीं रोका जा सकता, और ख़ास तौर पर इन लम्हात में जब बच्चा कुछ खाने की तलब महसूस करके भूख से रो रहा हो। लिहाजा मैंने जाहिदा को कमरे से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से सोच रहा था। जाहिदा ने नाज़ों के हवाले से सफदर और लाखू के गम और गुस्से और धमकी के अंदाज की जो तफसील बयान की थी, इसकी रोशनी में तो जहन की आंख इन्हीं 2 गुंडा अनासिर को देखने पर मजबूर थी। ये कोई अनोखी बात ना होती कि सफदर या लाखू ने या इन दोनों ने मिलकर रियाज और फयाज को मौत के घाट उतार दिया हो। मैंने दोनों भाइयों की लाशों का तफसीली मुआयना किया था और इन्हें देखकर यही बात समझ में आती थी कि दौरान कत्ल उन्होंने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की थी। अपनी जान हर इंसान को प्यारी होती है। रियाज और फयाज का रद्द-ए-अमल समझ से बालातर था, जो इस हकीकत की जानिब इशारा करता था कि जब इन पर कुल्हाड़ियाँ बरसाई जा रही थीं तो वो दोनों होशो हवास से बेगाना थे, और ये बेगानगी आर्जी भी हो सकती थी और मुस्तकिल भी। थोड़ी देर के बाद जाहिदा
अपने बेटे फरमान अली को खिला पिला कर वापस मेरे पास आ गई। बाहर से अब फरमान के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि वो माँ की गोद की मखसूस हरारत में शिकम से रोने के बाद पुरसुकून हो गया है। मैंने जाहिदा की जानिब मुतवज्जा होते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, जाहिदा, दिन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन रात में आजकल अच्छी खासी ठंड हो जाती है और कुछ ओढ़े बगैर सोना दुश्वार महसूस होता है। ऐसे मौसम में वो दोनों भाई बाड़े में जाकर क्यों सोए थे, और वो भी खुले आसमान में, इस तरह कि उन्होंने कुछ ओढ़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी। उसने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और ठहरे हुए लहजे में बोली, पहली बात तो ये कि वो बगैर कुछ ओढ़े नहीं सोते थे। इनकी चारपाइयों पर सिरहानों के अलावा खेस भी रखे होते थे। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो वो थोड़ी देर के लिए रुकी और एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली, थानेदार जी, आजकल शमशेरपुर में ढोर डंगर की चोरी के बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा, उधर बाड़े में हमारे अच्छे खासे मवेशी बंधे हुए हैं। पिछले चंद रोज़ से रियाज और फयाज अपने माल डंगर की हिफाजत के लिए उधर ही सो रहे थे। बस इतनी सी बात है। वो तो ठीक है जाहिदा, मैंने उसके खामोश होने पर कहा, लेकिन चाय बकुआ से खेस तो नहीं मिले। ये हैरत वाली बात नहीं कि कातिल जाते हुए इनके खेस भी अपने साथ ले गया है। बात तो वाकई बहुत अजीब है जनाब, वो हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है इनकी चारपाइयों पर खेस रखे थे। मैं ही शाम के वक्त इनकी चारपाइयाँ और बिस्तर वगैरह बिछाती हूँ, और पिछले रात भी मैंने इनकी चारपाइयों पर तकिए और खेस रखे थे। दोनों खेस कैसे गायब हो गए, ये बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही जी। उसके बाद वो गुमशुदा खेसों के बारे में तफसीलन बताने लगी। जाहिदा के मुताबिक इनमें से एक खेस चिट्टा सफ़ेद था, जिसके दोनों सिरों पर सुर्ख बॉर्डर बना हुआ था, जबकि दूसरा खेस क्रीम कलर का था और उसका बॉर्डर हरे रंग का था। जाहिदा ने मुझे बताया था कि जब सुबह इत्तला मिलने पर वो बाड़े की तरफ गई तो वाकई बिस्तरों पर खेस मौजूद नहीं थे, लिहाजा उसने दोनों भाइयों की लाशों को ढांपने के लिए घर से 2 चादरें ला दी थीं। मैंने पूछा, जाहिदा, रात को सोने से पहले वो दोनों बाड़े के बड़े दरवाजे को अंदर से बंद तो कर लिया करते थे ना? जाहिर है जी, वरना फिर पहरेदारी का क्या फ़ायदा, वो आम से लहजे में बोली। मैंने कहा, आज सुबह बाड़े का बड़ा दरवाज़ा खुला पाया गया था। जब ही मंजूर मोची ने गली में से गुजरते हुए बाड़े के अंदर वो खून चका मंजर देख लिया। मंजूरे से ये बात बशीर लोहार तक पहुंची और फिर उन्होंने इस वाक़े के बारे में तुम्हें बताया। इसका मतलब है, मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसका मतलब है कि कातिल खालिसतन इन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारने की नीयत से वहाँ पहुँचा था। अगर वो कोई डंगर चोर होता तो बाड़े से मवेशी गायब हो जाते और वो दोनों भाई महफूज रहते। बाड़े की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं, कातिल दीवार फलांकर अंदर आया होगा और इनका काम तमाम करके वापस चला गया। वापसी में उसने बाड़े का बड़ा दरवाज़ा इस्तेमाल किया और जाते हुए छोटे दरवाजे को खुला छोड़ गया। हाँ जी, महसूस तो ऐसा ही हो रहा है, वो ताइदी अंदाज में बोली। मैंने कहा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या जी, वो जल्दी से पूछने लगी। मैंने पुरसोच लहजे में कहा, जाहिदा, जब किसी इंसान को मौत के घाट उतारा जा रहा होता है तो वह आसानी से जान देने को तैयार नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान बचाने के लिए हर किस्म की मज़ाहमत और कोशिश करता है, ख़ासतौर पर हमलावर कुल्हाड़ी से वार कर रहा हो तब। लेकिन इन दोनों भाइयों की लाशें जितने सब्र और सुकून से पड़ी मिली हैं, इससे तो जाहिर होता है कि उन्होंने कातिल की मंशा के सामने उफ तक न की। इस सूरत हाल में मेरा जहन एक ख़ास अंदाज में सोचने पर मजबूर है। मैं लम्हे भर के लिए खामोश हुआ तो जाहिदा ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, थानेदार जी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैंने बदस्तूर पुरख्याल अंदाज में कहा, जिस वक्त कातिल इन दोनों भाइयों पर कुल्हाड़ी के वार कर रहा था तो वो बेचारे किसी मज़ाहमत के काबिल ही नहीं थे। जी, क्या मतलब है आपका? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सीधा और सादा मतलब यह है कि इन लम्हात में रियाज और फयाज किसी शय के ज़ेरे असर दुनिया और माफिया से बेखबर थे। वो आखिरी दर्जे पर अंटा गफील हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है जी? उसने उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, ये तो मुझे तुम ही बताओगी। मेरा सवाल सुनकर वो घबरा गई, फिर बौखलाहट भरे लहजे में बोली, मुझे क्या पता जी। मैं चंद लम्हात तक गहरी टटोलती हुई नज़रों से उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेता रहा।
میرے استفسار نے اسے اچھا خاصا بے چین کر دیا تھا۔ اس بے چینی میں پریشانی بھی شامل تھی۔ دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں اور کسی قتل کیس میں جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی زاہدہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا گھما پھرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاہدہ، میں نے متحمل لہجے میں اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے؟ یہی کوئی 9 بجے جی، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل تڑکے جناب، اس نے بتایا۔ وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے۔ آج اسی لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے جگایا اور یہ خبر بھی دی کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چپ ہو گئی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جب اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تو میں نے سوال کیا، زاہدہ، کیا پچھلی رات بھی وہ 9 بجے ہی سونے کے لیے باڑے میں گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے بتایا۔ وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے، پھر تمام مویشیوں کو چارہ وغیرہ کھلاتے اور اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب تھوڑی دیر بات چیت کرتے اور لگ بھگ 9 بجے وہ باڑے کی طرف چلے جاتے تھے۔ آپ لوگوں کی زمین کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ 10 کلے جناب۔ اس 10 ایکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، کھیتی باڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ تم نے رات کو کھانے میں کیا پکایا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں بھائیوں کو کڑی چاول بہت پسند تھے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے، اس کے ساتھ ہی کھیر بھی تھی۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں جی؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے زاہدہ؟ میں نے بدستور عام سے لہجے میں کہا۔ دراصل کڑی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ سوچا تھا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ لوں گا۔ ویسے بھی ان کے کھانے کا وقت ہے۔ موقع محل اور صورتحال کے پیش نظر میری یہ خواہش اور پسندیدگی بھرے الفاظ انتہائی نامناسب تھے۔ ابھی اس گھر سے 2 لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی گئی تھیں اور میں مقتولین کی ماں سے دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں ایک خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ میرے مقصد تک یقیناً پہنچ چکے ہوں گے۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اب تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میں نے رات ہی کو ہنڈیا اور پتیلے دھو کر رکھ دیے تھے۔ ان دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ دراصل میں اس کھانے کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا، جسے کھا کر وہ دونوں ایسی غفلت کی نیند سوئے تھے کہ انہیں اپنے انا للہ ہونے کی بھی مطلق خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زاہدہ سے پوچھا، کیا تم اس گاؤں میں اکیلی ہی رہتی ہو؟ تمہارے عزیز رشتے دار مجھے نظر نہیں آئے۔ باہر اور دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ تمہاری رشتے دار تو نہیں لگتیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ گاؤں کیا، اس سے باہر بھی دور دور تک میرا کوئی رشتے دار موجود نہیں، بس میرا ایک تایا کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر بھیجا تو ہے، اب دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے۔ سلطان تمہارے تایا صاحب کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے مزید 15 منٹ اس کے پاس گزار کر اسے مختلف ہدایات دیں، اس کے ساتھ ہی اس عظیم سانحہ پر اسے تسلی تشفی بھی دی۔ وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اس دوران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتہ چلے تو وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایات کو ذہن میں رکھے گی۔ میں زاہدہ کے گھر سے باہر نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ اپنا منصورہ ہے جی، منظور موچی۔ اوہ!
मैं बेसाख्ता एक गहरी सांस लेकर रह गया। मंजूर मोची की उम्र 60 से ज्यादा दिखाई देती थी। उसकी दाढ़ी और सर के तमाम तर बाल सफेद हो चुके थे। वो एक पस्ता कामत और इकेरे बदन का मालिक था। मंजूर ने सर पर हल्की फुल्की पगड़ी बांध रखी थी। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले रियाज और फयाज की कटी पिटी लाशों को बाड़े के अंदर चारपाइयों पर पड़े देखा था। मैं मंजूर मोची की तरफ मुतवज्जा हो गया और इससे मुखातिब होते हुए कहा, हाँ चाचा मंजूरे, मुझे तफसील से बताओ कि आज सुबह तुमने बाड़े के अंदर क्या देखा था। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताना शुरू किया कि वो सुबह इस गली से गुजरा तो बाड़े के खुले हुए दरवाजे में से उसने एक खून चका मंजर देखा। वो रोजाना सुबह इधर से गुजरकर खेतों की जानिब जाया करता था, लेकिन पहले जब भी वो बाड़े के करीब से गुजरा तो उसने सब कुछ नॉर्मल पाया। दरवाजा तो खुला हुआ ही करता था, मगर वो दोनों भाई सोए हुए दिखाई नहीं देते थे, और सोए हुए भी ऐसे कि खुदा की पनाह। वो यहाँ तक बताने के बाद खामोश हो गया। उसके चेहरे और आंखों में खौफजदगी के आसार वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने एक झुरझुरी भी ली थी। मैंने उससे पूछा, चाचा क्या तुम्हें पता था कि रियाज और फयाज आजकल बाड़े के अंदर सो रहे हैं। जी सरकार, ये बात तो पूरा पिंड को पता है, उसने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आजकल इस इलाके में डंगरों की चोरी की बहुत वारदातें हो रही हैं। जिस किसी ने भी माल मवेशी पाल रखे हैं वो इनकी हिफाजत के लिए परेशान है। आप इस इलाके के थानेदार हैं, आपको तो सब पता ही है जनाब। ये सच है कि मवेशियों की चोरी के इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसे मवेशी चोरी का सीजन ही समझ लिया जाए। बहरहाल गांव देहात में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये का बड़ा गहरा असर होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। मैंने मंजूर मोची की बात के जवाब में कहा, हाँ चाचा, सारे हालात मेरे इल्म में हैं। मैं जानता हूँ कि हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितना खौफ व हिरास लोगों में पाया जा रहा है। मेरे ख्याल में मौजा शमशेरपुर में तो अभी तक एक मुर्गी भी चोरी नहीं हुई है। लेकिन मैंने तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, चाचा तुमने बाड़े के अंदर दोनों भाइयों की खून में डूबी हुई लाशें देखी थीं और जाहिदा को इस वाक़ये के बारे में बताने के लिए इधर आए और बशीर से तुम्हारी मुलाकात हो गई। तुम दोनों ने जाहिदा को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ज़रा सोच कर बताओ, जाए वक़ुआ पर तुम्हें कोई गैर मामूली बात नज़र आई, मसलन कोई भी ऐसी शय जिसे देखकर तुम चौंक उठे हो। आप भी कमाल करते हैं जनाब, वो आंखें सुकेड़ कर बोला। इससे ज़्यादा गैर मामूली और अहम बात क्या हो सकती है कि दो जवान भाइयों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं तो कहता हूँ इस घर को किसी की नज़र खा गई है, बशीर लोहार ने अफसरदा लहजे में कहा। अभी 1 साल पहले ही इनका बाप फतेह मोहम्मद खून थूकता हुआ मरा है, और अब ये दोनों खून में लथपथ। पता नहीं खून का ये बहाव आगे चलकर क्या क्या तमाशे दिखाएगा। खून थूक कर वाक़ होने वाली मौत को उमूमन टीबी के खाते में डाला जाता है। आजकल तो इस मर्ज का बड़ा आसान इलाज दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन उस जमाने में इस मूसी मर्ज को बड़ा ही खतरनाक और नाकाबिले इलाज मर्ज समझा जाता था। टीबी दर हकीकत मौत ही का दूसरा नाम था, जो एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे आती थी। मैं ये तो जानता था कि कोई साल भर पहले फतेह मोहम्मद का इंतकाल हो गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसकी मौत का सबब क्या रहा था। मैंने बशीर लोहार की जानिब देखते हुए पूछा, क्या फतेह मोहम्मद को टीबी का मर्ज लाहक था। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं थी जनाब, तुमने बताया है ना वो खून थूकता हुआ मरा है। मैंने इस्तफसार किया, इसका क्या मतलब हुआ। वो जनाब, वो बात दरअसल ये है कि, वो वजाहत करते हुए बोला, फतेह मोहम्मद को कोई टीबी शीबी नहीं थी। 60 साल की उम्र में भी वो अच्छा खासा सेहतमंद था। टीबी का मरीज तो आप जानते हैं सेहत के कौन कौन से मसाइल का शिकार रहता है। खून खून थूकने का मरहला तो बाद में आता है, पहले इसकी सेहत का कबाड़ा होता है। चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है, जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होती है। वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की और अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, फतेह मोहम्मद के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो साठा पाठा की मिसाल था जनाब। यही देखे ना, 5-6 साल पहले उसने जाहिदा से शादी की और फिर अगले ही साल एक बेटे का बाप भी बन गया। टीबी के मरीज में तो इतनी हिम्मत और जुर्रत कहाँ होती है। ये मर्ज तो सबसे पहले मरीज के एतमाद पर हमला आवर होता है, इसे अपनी ज़ात पर भी भरोसा नहीं रहता। कुजा ये कि, ये सब तो ठीक है बशीर है, मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। मुझे यकीन आ गया कि तुमने टीबी पर बड़ी रिसर्च कर रखी है। अब ज़रा ये भी बता दो कि फतेह मोहम्मद की मौत कैसे वाक़ई हुई थी।
ٹی وی پر ریسرچ کرنے والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ دراصل میرے خاندان میں 2-3 اموات اس مرض کی وجہ سے ہو چکی ہیں، جن میں ایک تو میرے والد صاحب تھے۔ مجھے اس مرض کے مریض کو بہت قریب سے دیکھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا ہے۔ اور جہاں تک فتح محمد کی موت کا تعلق ہے، وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا، آدھی رات کو کھانسی کا دورہ پڑا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بس کھانستا چلا گیا۔ دونوں بیٹے اور زائدہ پریشان ہو گئے۔ ریاض میرے پاس آیا اور باپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، میں فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ فتح محمد کے پاس پہنچا تو اسے عجیب حالت میں پایا۔ وہ پیٹ کی تکلیف سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ درد کولنج میں مبتلا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ سوچ پاتا، اس نے خون کی الٹی کر دی، پھر ایک اور الٹی۔ خون اس کے منہ سے ایسے جاری تھا جیسے اس کا پیٹ کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو یا جیسے کسی نے اسے اندر سے ذبح کر دیا ہو۔ وہ دل شکستہ انداز میں بولا اور پھر گمبھیر لہجے میں مزید آگے بولنے لگا۔ پھر اس نے دم دے دیا، وہ خون تھوکتا تھوکتا مر گیا۔ مجھے تو یہ کوئی کالے عمل کا چکر لگتا ہے بشیرے، منظور موچی نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا۔ اس دنیا میں بعض لوگ بڑے ظالم اور سفاک ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے کالے پیلے ہر قسم کے علم کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر کالا جادو تو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا منصورے، بشیر لوہار نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ فتح محمد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ایک بھلا مانس اور شریف آدمی تھا۔ وہ دونوں فتح محمد کی موت پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس وقت میرے ذہن میں فتح محمد نہیں بلکہ اس کے 2 جوان بیٹوں کی المناک موت کے مناظر چل رہے تھے، اور ان کے قاتل کے سلسلے میں ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا تھا۔ ظاہردار نے نازو اور صفدر کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا، لہٰذا میں نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے بشیر لوہار سے پوچھ لیا۔ میں نے سنا ہے کہ ریاض کا کسی نازو نامی لڑکی سے کوئی چکر بھی چل رہا تھا۔ میرے استفسار کا انداز بڑا پراسرار اور رازدارانہ تھا۔ بشیرے اور منظورے نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہروں اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی سنسنی خیزی پائی جاتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بشیر لوہار نے بتایا، جناب آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، شمشیر پور میں ہیر رانجھے کی یہ کہانی واقعی چل رہی تھی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ریاض اور نازو دونوں دنیا والوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے ایک گمبھیر سانس خارج کی اور کہا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نازو کا بھائی صفدر کوئی اچھا آدمی نہیں، اسے بدمعاشی اور غنڈہ گردی کا بڑا شوق ہے، بلکہ گاؤں سے باہر بھی ایسے ہی غنڈہ عناصر سے اس کے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، مثلاً ڈاکو بدماش جو موضع چیاں والا میں رہتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے، انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں بڑے سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہو، میں نے باری باری بشیرے اور منظورے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگوں کی ساری زندگی شمشیر پور میں گزری ہے، یہاں کی آب و ہوا اور ایک ایک انسان کے مزاج سے گہری واقفیت ہے آپ کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر نے اپنی بہن نازو کا سارا غصہ ادھر ہی اتار دیا ہو۔ میں نے انگلی سے باڑے کی سمت اشارہ کیا اور کہا، کچھ دن پہلے صفدر اور ان دونوں بھائیوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہو چکی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اس دوہرے قتل کی واردات میں صفدر کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر بشیر لوہار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا بشیرے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق صفدر تو کل سے کہیں گیا ہوا ہے، وہ تو گاؤں میں موجود ہی نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گاؤں میں ہے یا گاؤں سے باہر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ منظور موچی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، پتر تھانے دار، آپ ایسا کرو کہ صفدر کے گھر جا کر پتہ کرو، اس کی بوڑھی والدہ اور بہن گھر پر ہی ہیں، صفدر کے بارے میں وہی کوئی بات بتا سکتی ہیں۔ ہاں جی، بشیر لوہار نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، منصورہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صفدر کے گھر سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کر کے انہیں فارغ کر دیا
और वहाँ से रुखसत होने से पहले मैंने इनसे सफदर के घर की लोकेशन भी मालूम कर ली। जब मैं जाने लगा तो बशीर लोहार ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, बाड़े पर आपने जो ताला लगाया है उसकी चाबी आपके पास है और आप जानते हैं कि वहाँ निस्फ दर्जन से ज़्यादा जानवर बंधे हुए हैं। इस वारदात के हंगामे की वजह से पता नहीं इन्हें सुबह भी कुछ खाने को दिया गया है या नहीं, और आगे शाम भी आने वाली है। उसने एक अहम नुक्ते की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई थी। मैंने इस ख्याल से बाड़े को लॉक कर दिया था कि अगर किसी खोजी की मदद से कातिल का सुराग लगाने की ज़रूरत महसूस हुई तो आसानी रहे। लेकिन जाहिदा की ज़बानी, सफदर और नाजो वाला जो मामला मुझ तक पहुंचा था, उसकी रोशनी में खोजी से ज़्यादा सफदर और लाकू पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। मैं इस खोजी के काम के लिए निस्फ दर्जन जानवरों को भूखा प्यासा नहीं रखा जा सकता था, लिहाजा मैंने अपना फैसला बदलने में ज़रा देर न लगाई। मैंने अपनी जेब में से बाड़े पर लगे हुए ताले की चाबी निकाली और उसे बशीर लोहार की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये तुम अपने पास रख लो। वहाँ पर मौजूद जानवरों को सुबह शाम चारे और पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, मैंने लम्हे भर के लिए तवक्कुफ किया और फिर तसल्ली आमेज अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, चोरी चकारी का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हें रात को बाड़े की निगरानी या खुफिया हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं, बस सोने से पहले ताला वगैरह चेक कर लिया करना। ठीक है जनाब, वो फर्माबरदारी से अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन अगर जाहिदा ने इस बात पर कोई एतराज़ किया तो मैं क्या कहूँगा? तुम कह देना कि ये ड्यूटी मैंने तुम्हारे सुपुर्द की है, मैंने कहा। वैसे मुझे नहीं उम्मीद कि जाहिदा को तुम्हारे इस अमल पर कोई एतराज़ हो। वो इस वक्त एक मुसीबत में घिरी हुई है, इसे आप लोगों की मदद की अशद ज़रूरत है। इसका कोई करीबी अजीज़ रिश्तेदार तो है नहीं, गाँव के लोग ही उसके रिश्तेदार हैं, और फिर तुम तो उसके पड़ोसी भी हो, तुम्हारा सबसे ज़्यादा हक बनता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इस ताउन पर वो कोई एतराज़ नहीं करेगी, और बिलफर्ज़ मुहाल। मैंने बात नामुकम्मल छोड़कर एक गहरी सांस ली और वजाहत करते हुए कहा, अगर उसने तुम्हें मना किया तो तुम्हारी पुरखुलूस कोशिश पर कोई एतराज़ किया तो तुम इससे कोई जिद मत करना। खामोशी के साथ इस बाड़े की चाबी उसके हाथ पर रख देना। हाँ, ये ठीक है, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला। आपने मेरे जहन से एक बोझ उतार दिया है। बोझ जहन पर हो या दिल पर, यह बड़ी खराबी पैदा करता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर तुम्हारा जहन इस मामले में हल्का फुल्का हो गया है तो मैं चलता हूँ, मंजूर मोची ने पेशकश करने वाले अंदाज में कहा। थानेदार जी, मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आएं, मैं आपको सफदर के घर तक पहुँचा देता हूँ। मैं खामोशी से मंजूरे के साथ हो लिया। शाम के साए फैलना शुरू हो गए थे। मैं इस वक्त कांस्टेबल अरशद के साथ एक टांगे में बैठकर मौजद चियांवाली जा रहा था। हम चंद मिनट बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। मेरे थाने से चियांवाली और शमशेरपुर का फासला लगभग एक जैसा था, बस सिमत का फर्क था। शमशेरपुर थाने से जुनूब में और चियांवाली जुनूब मगरिब में वाक़ था, जबकि ये दोनों गांव आपस में सिर्फ 2 मील की दूरी पर थे। चियांवाली जाने का मकसद था सफदर और लाकू से मुलाकात करना। दोपहर के वक्त मैं सफदर के घर गया था और उसकी माँ से मुलाकात हो गई थी। बूढ़ी करीमा बीबी ही ने मुझे बताया कि सफदर अपने दोस्त से मिलने चियांवाली गया हुआ है। मैंने इससे पूछा था, क्या इसके दोस्त का नाम लाखू है? तो उसने इस बात में जवाब दिया था। वो नाजो और रियाज वाले मामले के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। दोहरे कत्ल वाली वारदात की खबर इस तक पहुंच गई थी और इसे इस वाक़े का बड़ा दुख था। मैंने नाजो से भी अलहदगी में बात की थी। पहले तो वो अपने और रियाज के ताल्लुक से इनकार करती रही। जब मैंने सख्त रवैया इख्तियार किया और कहा कि मेरे पास इस मामले के ऐनी शाहिद भी हैं, अगर उसने गलत बयानी की तो मैं तफ्तीश के लिए उसे थाने भी बुला सकता हूँ, फिर गवाहों के साथ उसे अदालत के हवाले कर दूंगा। इस तरह इसकी जो रुसवाई होगी, इस बारे में अच्छी तरह सोच ले। वो मेरी इस धमकी से खौफजदा हो गई और बड़ी शराफत से उसने इकरार कर लिया कि वो रियाज को पसंद करती थी और ये कि वो छुप छुप कर मिला करते थे। मैंने जब इस इम्कान की जानिब इसकी तवज्जो दिलाई कि इन दोनों भाइयों को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़ये में सफदर का हाथ हो सकता है, तो उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया था, नहीं थानेदार जी, मेरा भाई छोटी मोटी गुंडागर्दी तो करता है, लेकिन वो किसी के खून में हाथ नहीं रंग सकता। सफदर कातिल नहीं है जी। पिछले दिनों उसका दोनों भाइयों से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, मैंने उसकी अफसरदा आंखों में देखते हुए कहा, और सफदर ने उन्हें खतरनाक नताइज की धमकी भी दी थी। इसके बारे में क्या कहती हो? मुझे उसके बारे में रियाज ने बताया था जी, वो गमज़दा अंदाज में बोली, और मैंने इससे कहा था कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। वो जी, दरअसल सफदर गुस्से का बड़ा तेज़ है,
बहुत जल्दी जोश में आ जाता है। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, हमने यही तय किया था कि कुछ दिनों के लिए मिलना छोड़ दें। 8-10 दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी और आज सुबह सुना के बोलते बोलते नाज़ो की आवाज़ रुंध गई और वो खामोश हो गई। उसके अंदाज और तासुरात से तो यही जाहिर होता था कि वो वाकई मकतूल रियाज को चाहती थी, क्योंकि जज्बात और एहसासात कभी गलत बयानी से काम नहीं लेते। मैं चंद लम्हात तक इस मखमूम हसीना को गहरी नज़रों से देखता रहा और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, जो लोग बड़े जोशीले होते हैं और उन्हें अपने गुस्से पर काबू भी नहीं होता, इनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। इस हवाले से सफदर की ज़ात शक से बालातर नहीं हो सकती। आप चाहे कुछ भी कहें, पर मेरा दिल नहीं मानता जी कि सफदर ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। वो रुहासी हो गई। वो गुंडा बदमाश तो हो सकता है मगर कातिल नहीं। वो सारी गुस्से वाली बातें उसने रियाज को डराने के लिए की थीं, ताकि वो मुझसे मिलना छोड़ दे। वो तो दुनिया ही छोड़कर चला गया। इतना कहकर वो खामोश हो गई और धीरे धीरे सिसकने लगी। नाज़ो की उम्र 18-19 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वो एक खूबसूरत लड़की थी, जाहिदा। जाहिदा ने इसके हुस्न की बेजा तारीफ की थी और न ही रियाज अकल का अंधा था। नाज़ो बनी बनाई मोम की गुड़िया थी। हर देखने वाला उसे पाने की तमन्ना कर सकता था। वो कोई आम सी लड़की नहीं थी। इसकी कैफियत कदरे बहाल हुई तो मैंने पूछा, तुम्हारी माँ ने बताया है कि सफदर कल से चियांवाला गया हुआ है। इसकी वापसी के बारे में कुछ बता सकती हो? वो अपनी मर्जी का मालिक है जी, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। ना तो कहीं जाते हुए किसी से पूछता है और न ही वापसी के बारे में कुछ बताकर जाता है। वो इससे पहले भी तो चियांवाली जाता रहा है ना? जी, वो अक्सर वहाँ जाता रहता है, नाज़ो ने जवाब दिया। अमूमन उसकी वापसी कितने दिन के बाद होती है? मैंने पूछा। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन और कभी कभी 3-4 दिन। उसका जवाब ऐसे ही था जैसे बगैर सर पैर के कोई कहानी। मैंने फिर इससे कोई सवाल नहीं किया था। ये कहते हुए उसके घर से निकल आया था। अगर आज वो किसी वक्त वापस लौट आए तो इससे कहना फौरन थाने आकर मुझसे मुलाकात करे, ठीक है? उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं शमशेरपुर से थाने आया। हवलदार हनीफ बाजवा को सख्ती से हिदायत की कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में सफदर थाने आए तो वो इसे बिठा ले। मैं रात को किसी भी वक्त चियांवाली से लौट आऊँगा। हनीफ बाजवा ने कहा था, मलिक साहब आप बेफिक्र होकर जाएं। मैं सफदर को थाने में ऐसा बिठाऊंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और मैं वाकई बेफिक्र होकर कांस्टेबल अरशद अली के हमरा चियांवाली की जानिब रवाना हो गया था। हम मगरिब की अजान से चंद मिनट पहले चियांवाली पहुंच गए। चियांवाली शमशेरपुर की बनिस्बत एक छोटा सा गांव था। हालांकि शमशेरपुर का शुमार भी बड़े गांव में नहीं होता था। इस गांव में 80-90 घर आबाद थे, जबकि चियांवाली का हाल ये था कि वहाँ बामुश्किल 50 मकान होंगे। ये चियांवाली आने का मेरा पहला इत्तेफाक था, लिहाजा पूछते पाछते हम लाखू के घर तक पहुँच गए। वो अपने घर पर अकेला ही रहता था और उसका ये घर डेरा कहलाता था। लाखू का मज़कूरा डेरा गांव के आखिरी सिरे पर वाक़ था और इससे आगे सरसब्ज खेतों का वसी और इस सिलसिला तहत निगाह तक फैला हुआ था। हमारा टांगा लाखू के डेरे के सामने जा रुका। मैं और अरशद अली टांगे से उतरे और डेरे के गेट पर पहुंच गए। इससे पहले कि हम में से कोई गेट पर दस्तक देता, गेट खुला और वहां एक चेहरा नमूदार हुआ। वो कोई मुलाजिम सूरत शख्स था। हम पर नजर पड़ी तो वो चौंक उठा। इस वक्त तक अंधेरा फैलना शुरू हो गया था, लेकिन अभी इतनी तारीकी भी नहीं छाई थी कि वो हमें पुलिस यूनिफॉर्म में न देख सकता। पुलिस की वर्दी का एक अपना रौब और दबदबा होता है। हमें दरवाजे के सामने पाया तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, ओए पुलिस, इतनी जल्दी? 1 दिन पहले ही? इतना कहते ही उसने जल्दी से गेट बंद करना चाहा, लेकिन इस वक्त तक मैं एक्शन में आ चुका था। मैंने एक उकाबी झपट्टा मारा और इस शख्स के ऊपर जा गिरा। वो शायद मुझसे ऐसी तेजी और मुस्तैदी की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए बौखलाकर गेट बंद करना भूल गया और अंदर की जानिब दौड़ लगाने की कोशिश की। मैं भला इसकी कोशिश को कैसे कामयाब होने देता? मैंने इसे मनमानी करने के लिए तो झपट्टा नहीं मारा था। हम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था डेरे के अंदरूनी हिस्से में आ गए। इस दौरान में कांस्टेबल अरशद अली ने मौका महल की मुनासबत से फुर्ती दिखाई और डेरे के गेट को अंदर से बंद कर दिया। वो डेरा 2 कमरों और एक पसीवारी सहन पर मुश्तमिल था। हम इस वक्त सहन के इब्तिदाई हिस्से में थे और जो नस्बतन गेट से ज़्यादा करीब था।
میری اور شخص کی نبرد آزمائی سے کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوئی تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ آوازیں ڈیرے کے اندرونی کمروں تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ جبھی اندر سے ایک بھاری بھرکم سی استفساریہ آواز ابھری، بخشو، کون ہے باہر؟ بخشو یقیناً اسی شخص کا نام تھا جسے میں نے اپنی بغل میں دبوچ رکھا تھا۔ اس کے لیے تو آسانی سے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ کسی کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے بڑی سرعت سے بخشو کو ارشد کے حوالے کیا اور کمروں کی سمت بڑھ گیا۔ میری تمام تر توجہ اس کمرے کی جانب تھی جدھر سے بھاری بھرکم آواز میں بخشو کو پکارا گیا تھا۔ مجھے ارشد کے مضبوط و توانا بازوؤں سے قطعی امید تھی کہ وہ بخشو کی قوت گویائی کو مسلسل بریک لگائے رہیں گے۔ میں نے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنا سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں کر لیا تھا۔ جب باہر سے بخشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پکارنے والا صورتحال جاننے کے لیے کمرے سے نکل آیا۔ میں اس وقت کمرے کے دروازے کے قریب ہی ایک دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جبکہ میری نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک حد سے زیادہ صحت مند شخص تھا۔ دراز قامتی نے اس کے ڈیل ڈول کی ہیبت تاریکی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر دو افراد کو ہونا چاہیے تھا، نمبر 1 لاکھو اور نمبر 2 صفدر۔ میں نے ان دونوں میں سے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ ڈیرے کے گیٹ پر جس بندے سے مٹبھیڑ ہوئی تھی وہ یقینی طور پر بخشو تھا کیونکہ اسے اسی نام سے پکارا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گینڈا نما آدمی صفدر تھا اور یا پھر وہ لاکھو تھا۔ مذکورہ جناتی شخص نے کمرے سے باہر آ کر گیٹ کی سمت نگاہ دوڑائی جہاں ارشد نے بخشو کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ شخص 2 قدم مزید آگے بڑھا اور الجھن زدہ انداز میں بولا، بخشو، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ گیٹ کے پاس کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ تم تو ٹانگے کا انتظام کرنے گئے تھے نا؟ اور اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک اور مردانہ سوالیہ آواز ابھری، لاکھو، کیا مسئلہ ہے یار؟ تم بار بار بخشو کو کیوں آواز دے رہے ہو؟ کیا کوئی پھڈا ہو گیا ہے؟ اس استفسار نے میرے ذہن کی الجھن کو سلجھن میں بدل دیا۔ اگر وہ گینڈا لاکھو تھا تو کمرے کے اندر موجود شخص یقیناً صفدر رہا ہوگا، یعنی میرے دونوں مطلوبہ شخص میرے آس پاس ہی تھے۔ اس احساس نے میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ گینڈا بدن لاکھو صفدر کے سوال کے جواب میں کچھ کہتا، میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اندھیرے میں سے نکل کر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا۔ پھر غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو، کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلایا۔ میں چونکہ اس کی پشت پر موجود تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا اور اس نادیدگی کا فائدہ تاریکی کا تعاون بھی حاصل تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، لاکھو، میرا نام صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اتنا تعارف کافی ہے یا؟ میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، اوہ، تھانے دار صاحب۔ اتنا کہتے ہی وہ بڑے رضاکارانہ اور پرسکون انداز میں ہینڈز اپ ہو گیا۔ لاکھو کی جانب سے شرافت کے اس مظاہرے نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ دراصل ان لمحات میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جب گیٹ پر مجھے بخشو کی صورت دکھائی دی تھی تو اسے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اوئے پولیس، اتنی جلدی؟ 1 دن پہلے ہی؟ اس کے بعد جب لاکھو کمرے میں سے نکل کر بخشو کو پکار رہا تھا تو اس کے منہ سے یہ نکلا تھا، بخشو، تم تو ٹانگے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ اور ان 2 افراد کے 2 جملوں کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ اس ڈیرے پر بیٹھ کر کسی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور یہ واردات آج رات کسی وقت وہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اس صورت میں ضروری تھا کہ پولیس کا پتہ چلتے ہی لاکھو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، جبکہ اس کے برعکس وہ بڑے صبر و سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میں نے تحقیرانہ انداز میں لاکھو سے پوچھا، کیا صفدر کمرے کے اندر موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اندر ہی ہے، اس نے بڑی فرمانبرداری سے جواب دیا۔ اور کون کون ہے اندر؟ میں نے کڑے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی نہیں جناب، ہم تینوں کے سوا اس ڈیرے پر کوئی چوتھا شخص موجود نہیں۔ میں نے اس کی تسلی اور اپنی آسانی کے لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو، اگر اس وقت تم کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہو تو تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک خاص حوالے سے معمول کی پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ تم کمرے کے اندر چلو۔ پھر میں نے صحن کی طرف منہ اٹھا کر ارشد علی کو مخاطب کیا اور بآواز بلند کہا، ارشد،
हालात पूरी तरह काबू में हैं। तुम बख्शू को गिरफ्त में ले लो, इसका इंटरव्यू हम बाद में करेंगे। बात खत्म करते ही मैंने लाखू को ठोका दिया, जिसका साफ मतलब यही था कि अब उसे मेरे हुक्म के मुताबिक सफदर के पास कमरे के अंदर चलना चाहिए। उसने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। मैं उसके आकब में रहते हुए कमरे के अंदर आ गया। अंदर लालटेन रोशन थी और उसकी रोशनी में मुझे सफदर भी नजर आ गया। सफदर लाखू की बनिस्बत खासा स्मार्ट था। उसने अपने साथी लाखू को गन पॉइंट पर देखा तो घबरा गया। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ कि वो फरार होने का इरादा रखता है, लेकिन दरवाजे में मौजूद होने की वजह से मैंने चूंकि फरार की राह मसदूद कर रखी थी, लिहाजा उसे अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का मौका न मिल सका। मैंने लाखू को एक मुनासिब सा धक्का दिया और तहकमाना अंदाज में कहा, तुम उधर जाकर सफदर के साथ बैठो। उसके लिए मेरे हुक्म की तामील के सिवा कोई चाराकार नहीं था। मज़कूरा कमरे में पहलू ब पहलू 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं और एक आयनी कुर्सी भी रखी नजर आ रही थी। वो दोनों एक चारपाई पर जुड़कर बैठ गए और मैंने आयनी कुर्सी संभाल ली। फिर इससे पहले कि मैं पूछगछ का आगाज करता, लाखू ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में मुझसे दरियाफ्त किया, मलिक साहब आप यहाँ, और अचानक खैरियत तो है ना? पुलिस और खैरियत की आपस में बड़ी पुरानी दुश्मनी है लाखू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जहाँ खैरियत होती है वहाँ पुलिस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो क्या चियांवाली में कोई संगीन वारदात हो गई है? उसने उलझन सदा नजरों से मुझे देखा। हाँ, वारदात तो हुई है, लेकिन चियांवाली में नहीं बल्कि उधर शमशेरपुर में, मैंने सफदर के चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। क्या क्या हो गया है वहाँ? सफदर इज़्तिरारी अंदाज में मुझसे पूछने लगा। यह भी तुम मुझी से पूछोगे? मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुम्हें तो इस बारे में सब मालूम होना चाहिए। इस दौरान में मैं सफदर और लाखू, खुसूसन सफदर के चेहरे के उतार चढ़ाव का बड़ी बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहा था। लालटेन की रोशनी अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर मेरे मकसद में किसी किस्म की कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। इन दोनों के चेहरों की कैफियत मुझसे पोशीदा नहीं थी। मेरे कटीले इस्तफसार पर सफदर ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में लाखू की जानिब देखा। तासुर ऐसा ही था जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जवाबन लाखू ने चेहरे के तासुरात से अपनी बेखबरी और लाइल्मी का इजहार कर दिया। सफदर दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, थानेदार साहब, इसके लहजे में हल्का सा एहतजाज भी शामिल था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप किस वाक़े की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता वहाँ शमशेरपुर में क्या हो गया है। मैं तो कल सुबह से यहाँ लाखू के पास आया हूँ। मेरी बात का यकीन ना हो तो आप लाखू से पूछ सकते हैं। मलिक साहब, मेरे कुछ पूछने से पहले ही लाखू ने कहा। सफदर गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। ये वाकई मेरे पास कल आया था। ना तो सफदर गलत बयानी कर रहा है और ना ही करीमा बीवी और नाज़ो ने मुझसे झूठ बोला है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। सफदर वाकई कल सुबह शमशेरपुर से चियांवाली आया था और इस वक्त भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि, मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, वो पिछली रात को थोड़ी देर के लिए शमशेरपुर ना गया हो, अकेला या तुम्हारे साथ लाखू? आखिर शमशेरपुर यहाँ से दूर ही कितना है? ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं मलिक साहब? लाखू ने कतरे बुलंद आवाज में पूछा। मैं बड़ी सी बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि पिछली पूरी रात ये मेरे साथ इसी डेरे पर था। अगर किसी ने इसके नाम पर उधर शमशेरपुर में कोई वारदात कर दी है तो इसमें सफदर बेचारे का क्या कसूर है? वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए थमा और फिर इजाफा करते हुए बोला, आपने ये तो बताया ही नहीं कि शमशेरपुर में हुआ क्या है। वहाँ पिछली रात दोहरे कत्ल की एक लर्ज़ाखेज़ वारदात हो गई है, मैंने धमाका करने वाले अंदाज में कहा। 2 गबरू भाइयों का बहिमाना कत्ल की वारदात, उन्होंने बैक वक्त यक ज़बान होकर कहा। मैंने इन्हें घूरते हुए इस बात में गर्दन हिला दी। सफदर ने ही जानी अंदाज में दरियाफ्त किया, आप कत्ल होने वाले किन 2 भाइयों का जिक्र कर रहे हैं थानेदार साहब? रियाज और फयाज की बात कर रहा हूँ, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा। ओह, उसके होंठों से एक मायूस और मुतासिफाना आवाज़ निकली। इन्हें किसने कत्ल कर दिया? इनके कातिल की तलाश ही में तो मैं शमशेरपुर से चियांवाली पहुंचा हूँ, मैं एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। तो आपका मतलब है कि इन दोनों भाइयों का कातिल यहाँ चियांवाली में छुपा हुआ है? लाखू ने हैरत से मुझे देखते हुए कहा। आसार और इशारे तो ऐसे ही मिले हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसीलिए मैं कातिल के ताक़ुब में यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन कातिल है कौन?
लाखू के इस्तफसार में एहतिजाज शामिल था। मैंने बदस्तूर मजबूत लहजे में कहा, ये तो तुम दोनों ही बताओगे। हम दोनों क्यों? लाखू की हैरत इंतहा को पहुंच गई। मैंने कहा, इसलिए कि रियाज और फयाज का कातिल तुम दोनों के अंदर छुपा हुआ है। या तो तुम कातिल हो, मैंने उंगली से सफदर की जानिब इशारा किया, फिर लाखू की तरफ देखते हुए कहा, या फिर तुम कातिल हो और या मैंने सनसनीखेज अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर कहा, या फिर तुम दोनों ने मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया है। आप किस बिना पर यह बात कह रहे हैं? मेरे पास इस बात को कहने के लिए बड़ी मजबूत बुनियाद है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, फिर बड़े बाशिकाफ अल्फाज में अपने दावे की वजाहत कर दी। वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी बात सुन रहे थे। मैंने रियाज और सफदर की बहन नाजो वाले मामले से आगाह कर रहा था। फिर इस झगड़े का जिक्र भी आया जो सफदर ने दोनों मकतूलीन से इनकी मौत से चंद रोज कबल किया था। मैंने इस जेल में सफदर की खतरनाक धमकियों का भी जिक्र किया और आखिर में कहा, आप लोगों को इस बुनियाद में कोई कमी या कमजोरी नजर आ रही है? वो दोनों उलझनज़दा अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। मैंने मजबूत लहजे में कहा, सफदर, तुम्हारी धमकी के चंद रोज बाद वो दोनों भाई बड़े बेशियाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए। अब अगर मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दोस्त लाखू के डेरे पर आ गया हूँ तो इसमें मैं कहाँ गलती पर हूँ? वो अचानक ही फट पड़ा, थानेदार साहब, आप सफदर हयात हैं और मैं सफदर हुसैन। हम दोनों के नामों में एक ही तरतीब से स्वाद और है आता है। आप अपने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर एक बात बताएं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे क्या पूछने का इरादा रखता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सरसरी लहजे में कहा, हाँ पूछो। उसने पूछा, अगर कोई लफंगा आपकी बहन को वरगला रहा हो या उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा हो तो आप क्या कहेंगे? वरगला रहा हो या इससे मोहब्बत कर रहा हो? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, कुछ भी समझ लें। कुछ भी समझने से बात नहीं बनती सफदर हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये तय करना ज़रूरी है कि इस शख्स का मेरी बहन के साथ किस नौइयत का ताल्लुक है। किसी से मोहब्बत करने या उसको वरगलाने में बड़ा फ़र्क होता है। मैं सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुमने किसी शख्स का जिक्र करते हुए इसे लफंगा कहा है। मैं ये देखना भी ज़रूरी समझूंगा कि वो लफंगा है या कोई शरीफ नफ्स और माकूल इंसान है। मेरे ख्याल में रियाज को लफंगा कहना दुरुस्त नहीं होगा। इसने निगाह चुराने वाले अंदाज में कहा, चलें, आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे बताएं कि आप इस सूरत में क्या करेंगे? देखो सफदर हुसैन, मैंने कतई लहजे में कहा, अगर कोई माकूल शख्स मेरी बहन से मोहब्बत कर रहा हो और मैं ये भी देखूं कि मेरी बहन भी इससे मोहब्बत करती है तो मैं इनकी मदद करूंगा। इनसे कहूंगा कि वो छुप छुप कर खेतों में न मिला करें। मैं इनके मुस्तकिल मिलाप की कोई सबील निकालूंगा, मगर तुम्हारी तरह। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर सुलगते हुए अंदाज में कहा, तुम्हारी तरह मैं इस लड़के को बीच राह रोक कर इसकी पिटाई करूंगा, न ही इसे खतरनाक नताइज की धमकियां दूंगा, और न ही, मैंने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर कहा, और न ही इसे इसके भाई समेत रात को सोते में कुल्हाड़ी के वार करके। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही चिल्लाकर बोला, बल्कि हमने तो इसके लिए कुछ और ही। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो या फिर ये कि उसे एहसास हो गया हो कि उसने कोई गलत बात कहती है, कोई ऐसी बात जो इसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती हो। इस मौके पर सफदर के यार ग़ाल लाखू ने उसका भरपूर साथ दिया। उसने बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाला और गहरी संजीदगी से बोला, सफदर, क्या ख्याल है थानेदार साहब को हकीकत बता दें? सफदर ने सहमी हुई नज़र से मुझे देखा और फिर लाखू से कहा, हाँ, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। अगर अब भी हमने अपनी ज़बानें बंद रखीं तो ये मुझे इन दोनों भाइयों का कातिल समझते रहेंगे। तो बताओ, तुम शुरू कर रहे हो या मैं सुनाऊं इन्हें तुम्हारी कहानी? लाखू ने सफदर हुसैन से पूछा। यार तुम ही बता दो, वो मिन्नत आमेज लहजे में बोला। मेरा तो जहन ही काम नहीं कर रहा। हम यहाँ कुछ और ही मंसूबा बना रहे थे और उन्होंने आकर सारा काम खराब कर दिया है। मैंने लाखू की तरफ देखते हुए कहा, लाखू, तुम लोगों को जो कुछ भी कहना है सादा और आसान अल्फाज में कह डालो। मैं यहाँ तुम्हारे किस्से और कहानियाँ नहीं सुनने आया हूँ। इधर थाने में मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। जी, लाखू ने एक थकी हुई सांस खारिज की और फिर इससे पहले कि वो बयान शुरू करता, बाहर अरशद अली की आवाज़ बुलंद हुई।
वो मुझसे मुखातिब करते हुए पूछ रहा था, मलिक साहब ये बंदा तो पूरी तरह मेरे काबू में है, लेकिन कभी कभी तंग करने लगता है। यहाँ अच्छा खासा अंधेरा है, अगर आप कहें तो मैं इसे कमरे के अंदर ले आता हूँ, वरना इसकी किसी चालाकी के जवाब में अगर मैंने अपने हाथों को बेसिमत हरकत दे दी तो इसकी गर्दन का कड़ाका निकल जाएगा। अरशद, बख्शू का मन का नहीं तोड़ना, अभी इसका बयान भी लेना है, मैंने जवाबन बाआवाज़ बुलंद कहा। अंदर सब खैरियत है, ले आओ इसे भी। फिर मैं दोबारा लाखू गेंडे की तरफ मुतवज्जा हो गया और कदरे सख्त लहजे में कहा, हाँ भाई, तुम क्या बताने वाले थे, शुरू हो जाओ। शाबाश। और वो शुरू हो गया। मैं आपसे ये कह रहा था थानेदार साहब कि सफदर ने मुझे अपनी बहन और रियाज के चक्कर के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसके समझाने बुझाने का जब कोई मुस्बित नतीजा बरामद ना हुआ तो उसने मुझसे कहा कि इस खधे के बच्चे को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। इसी सिलसिले में ये कल मेरे पास आया था। हम दोनों मिलकर रियाज का दिमाग दुरुस्त करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। एक दिन की सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया कि क्यों न रियाज को मुस्तकिल तौर पर लंगड़ा बना दें। वो एक टांग पर दबाव डालकर जब ऊपर नीचे झटका खाते हुए चलता दिखाई देगा तो बड़ा मजा आएगा। फिर कभी इसे इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह नासों से मिले या उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखे। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, हम यहाँ डेरे पर बैठे यही मंसूबा बना रहे थे और जब एक फैसले पर पहुंच गए तो हमने बख्शू को टांगे वगैरह का बंदोबस्त करने भेज दिया। जब ही मैंने कमरे से बाहर निकलकर बख्शू से ये पूछा था कि तुम टांगे का इंतजाम करने गए थे। अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, मैंने पुरसोच लहजे में कहा। जब डेरे के गेट पर बख्शू ने हमें देखा तो बेसाख्ता उसकी जबान से ये क्यों निकला था, ओए पुलिस, इतनी जल्दी, एक दिन पहले ही। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद सफदर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सफदर हुसैन, अब मुझे बताओ कि तुम किस फैसले पर पहुंचे थे। आज रात तुम लोग किस तरह रियाज को लंगड़ा बनाने वाले थे। और तुम्हारे जवाब देने से पहले मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि रियाज जोर ज़बरदस्ती से नाजों से मुलाकात नहीं करता था, लिहाजा आंख उठाकर देखने या न देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दोनों अपनी मर्जी और पसंद से एक दूसरे से मिलते रहे हैं। बहरहाल तुम बताओ कि इस डेरे पर पकने वाली खिचड़ी का जायका कैसा है। खिचड़ी और जायका के अल्फाज पर उसने उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखा। बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने उसकी आसानी के लिए जल्दी से वजाहत करते हुए कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोग जिस मिशन पर जाने वाले थे उसकी तफसील क्या है, रियाज के साथ तुम्हारा क्या करने का इरादा था और तुम किस तरीके से उसे लंगड़ा बनाते। उसने एक गहरी सांस खारिज की और बताने लगा, जनाब, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमने रियाज की एक टांग तोड़ने का मंसूबा बनाया था। ये बात मेरे इल्म में है कि रियाज और फयाज आजकल रात को बाड़े में सो रहे हैं नहीं, बल्कि सोया करते थे। मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तस्हीह कर देने वाले अंदाज में कहा, पिछली रात वो अब्दी नींद सो चुके हैं, अब इन्हें बार बार सोने जागने की हाजत नहीं रहेगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मंसूबे के मुताबिक हम दोनों टांगे में बैठकर आधी रात को शमशेरपुर पहुंचते और बड़ी खामोशी से दीवार फलांग डेरे के अंदर दाखिल हो जाते। इसके बाद हम इन सोते हुए भाइयों में से एक एक को संभाल लेते। हमें सिर्फ रियाज को एक टांग के इस्तेमाल से महरूम करना था। टखने के मकाम पर ऐसी ज़रब लगाई जाती कि हड्डी चकनाचूर होकर रह जाती। फिर हम वहाँ से वापस आ जाते। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इतना भी सहल नहीं होता सफदर हुसैन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस कार्रवाई के दौरान में इस बात के बड़े कभी इम्कानात मौजूद थे कि वो दोनों भाई या इनमें से कोई एक तुम लोगों को पहचान लेता। तुम पहचान लिए जाने का खतरा मोल लेने के लिए कैसे तैयार हो गए। वो बात दरअसल ये है जनाब, लाखों ने मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए कहा, हमें तो चेहरों पर ढाटे लगाकर वहां जाना था। इनमें से कोई हमें शनाख्त नहीं कर सकता था। फिर ये कि हम इन्हें जान पहचान और शनाख्त की मोहलत ही न देते। ये तो बमुश्किल 3-4 मिनट की कार्रवाई थी। जैसे ही हम रियाज के गिट्टे का जनाजा निकालते, फयाज हमें भूलकर इसकी फिक्र में लग जाता और हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर जाए वारदात से गायब हो जाते। वो इतना बताकर थमा, फिर आम से लहजे में बोला, मैंने सारी हकीकत आपको बता दी है, यकीन करें या ना करें आपकी मर्जी है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने तुम दोनों की कहानी सुन ली, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं इस स्टोरी पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। तुम्हारे बयान को चेक करना बहुत ज़रूरी है।
اور جب تک یہ چیک نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے۔ مہمان؟ کیا مطلب جناب؟ صفدر نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں بھائیوں کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا تم تینوں تھانے کی حوالات میں رہو گے۔ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی تھانے دار صاحب، لاکھو نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں انہیں زیادتی اور قانونی کارروائی کے فرق سے آگاہ کیا، پھر اپنے ساتھ ٹانگے میں بٹھا کر تھانے لے آیا۔ یہ وہ ٹانگا نہیں تھا جس میں بیٹھ کر ان دونوں دوستوں نے مقتول ریاض کا گٹا توڑنے جانا تھا۔ مذکورہ ٹانگے کو لانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ بخشو ڈیرے کے گیٹ سے نکلتے ہی ہمارے ہتھے چڑھ گیا تھا، گویا سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی صورتحال ہو گئی تھی۔ ان تینوں نے راستے میں بڑی شرافت کا ثبوت دیا اور ہم بخیر و عافیت موزہ چیاں والی سے واپس تھانے آ گئے۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بشیر لوہار کافی دیر سے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بشیر لوہار وہ شخص تھا جس نے گزشتہ روز اس دوہرے قتل کی واردات کی اطلاع مجھے دی تھی۔ وہ مقتولین کا پڑوسی تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک معقول اور بھلے مانس انسان تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ رسمی علیق سلک کے بعد میں نے اسے پوچھا، بشیرے، خیریت تو ہے؟ یہ صبح صبح تم مجھ سے ملنے آ گئے؟ میں تو رات ہی کو آنے والا تھا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ جی، اس نے مختصر سا جواب دینے کے بعد گردن جھکا لی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اصراری لہجے میں کہا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، جناب میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ کون سی ذمہ داری؟ میرے لہجے میں الجھن شامل ہو گئی۔ وہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ادھر ڈیرے پر بندھے ہوئے مال مویشیوں کی دیکھ بھال مجھے کرنا تھی، میں اسی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مویشی چوری ہونے کا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ میں نے حالیہ صورتحال کی روشنی میں ممکنہ خدشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی زاہدہ نے وہ پوری نہیں کرنے دی۔ اس نے رات ہی کو مجھ سے باڑے کی چابی لے لی تھی، بلکہ میرا تالا اتار کر وہاں اپنا تالا لگا دیا ہے۔ میں رات ہی کو آپ کے پاس آنے والا تھا، پھر سوچا کہ صبح جاؤں گا اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اوہ، بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زاہدہ نے اگر باڑے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کل میں نے تم پر واضح کر دیا تھا کہ اگر زاہدہ کو تمہارے اس پرخلوص عمل پر کوئی اعتراض ہو تو تم کسی بحث مباحثے میں نہ پڑنا، بلکہ باڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، جناب اگر زاہدہ نے باڑے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو شاید میں پریشان نہ ہوتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو بشیرے؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ زاہدہ نے باڑے کا نظام کس کو سونپا ہے؟ اس بندے کا نام سلطان ہے جناب، بشیر لوہار نے جواب دیا۔ پتہ چلا ہے کہ وہ زاہدہ کا کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے۔ میں نے شمشیر پور میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا ہے۔ سلطان کا نام سنتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ زاہدہ نے اپنے کسی تایا زاد کا ذکر کیا تھا۔ اس کے مطابق سلطان نامی وہ شخص اس کا واحد رشتہ دار تھا جو شمشیر پور سے 5 میل مشرق میں واقع موضع جلال نگر میں رہتا تھا۔ زاہدہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے اس اکلوتے رشتہ دار کو بلانے کے لیے ایک بندہ ادھر جلال نگر روانہ کر دیا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ سلطان گزشتہ رات شمشیر پور پہنچ گیا تھا اور بشیر لوہار اسی بندے کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بشیرے، یہ سلطان جو ہے نا، یہ زاہدہ کے تایا کا بیٹا ہے جو موضع جلال نگر کا رہنے والا ہے۔ وہ ریاض و فیاض کے قتل کا سن کر ادھر آیا ہے۔ زاہدہ نے کل مجھے سلطان کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ تم سلطان کی وجہ سے خود کو پریشان نہ کرو جناب، وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو بشیرے؟ تھانے دار جی، وہ متذبذب انداز میں بولا، یہ بندہ سلطان مجھے تو ذرا اچھا نہیں لگا، اس کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ وہ کیا اچھا نہیں ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں سلطان میں کون سی برائی نظر آئی ہے؟ بس جی، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔
عجیب سا بندہ ہے جی، کھا کھا کر سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے، رنگ توے کی طرح سیاہ، آنکھیں سرخ اور انداز و اطوار سے مکاری جھلکتی ہے۔ آپ ادھر آ کر خود دیکھ لیں جی، وہ آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، میں بہت جلد شمشیر پور آؤں گا اور دیکھوں گا وہ سلطان کس خماش کا آدمی ہے۔ میں جاؤں جی؟ اس نے اجازت طلب کرنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر تمہیں اور کچھ نہیں کہنا تو مطمئن ہو کر جاؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں دوپہر کے بعد ادھر چکر لگاؤں۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو دروازے کے قریب سے پلٹ آیا اور پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے جی آپ نے 2 بندوں کو کل رات پکڑا ہے، جن میں ایک ہمارے گاؤں کا صفدر اور دوسرا اس کا یار لاکھو ہے۔ کیا انہوں نے ریاض اور فیاض کے قتل کا اقرار کر لیا ہے؟ بشیر لوہار میری آمد سے قبل ہی تھانے پہنچ گیا تھا، لہٰذا یہ عین ممکن تھا کہ عملے کے کسی آدمی سے اس کی بات ہوئی ہو اور اسے صفدر اور لاکھو کی گرفتاری کا پتہ چل گیا ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، 2 نہیں، میں نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تیسرا آدمی لاکھو کا ساتھی بخشو ہے۔ اسی دوہرے قتل کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ وہ تینوں زیر تفتیش ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی مثبت نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور ہاں، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب تم باہر جا کر ان بندوں کا چرچا نہ کرنا۔ گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے کریمہ بی بی کے بیٹے صفدر کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا بشیرے، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سمجھ گیا، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا جی۔ میں نے اسے شاباش دے کر رخصت کر دیا۔ میں نے بشیرے سے غلط بیانی نہیں کی تھی، میں واقعی دوپہر کے بعد شمشیر پور جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، تھانے میں ایک ایمرجنسی آ گئی۔ وہ دنگا فساد کا معاملہ تھا۔ نہری پانی کے استعمال کے سلسلے میں 2 زمینداروں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا زبانی بحث و تکرار سے شروع ہو کر سر پھٹول پر جا کر رکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس جھگڑے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، البتہ فریقین میں دونوں جانب سے کئی بندے زخمی ہو گئے تھے۔ میں اس معاملے کو سیدھا کرنے میں اس قدر مصروف ہوا کہ سر کھجانا بھی یاد نہ رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں شمشیر پور کا رخ کرتا، لہٰذا اس پروگرام کو کل صبح تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ شمشیر پور کا نام آپ کو کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا۔ عموماً گاؤں دیہات، قصبات اور شہروں کے نام کسی مشہور شخصیت کے نام پر رکھے جاتے ہیں، پھر اس گاؤں کا نام شمشیر یعنی تلوار کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک دلچسپ اور اہم سوال ہے۔ دراصل اس میں عجیب و غریب اور اچنبھے والی کوئی بات نہیں۔ کسی زمانے میں اس گاؤں میں ایک شہزور زمان خان رہا کرتا تھا۔ فن پہلوانی کے علاوہ اسے تلوار بازی میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب یہ خطہ متحد ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ زمان خان کا مقابلہ ایک ہندو تلوار باز سے ہونا طے پایا۔ پلٹو رام وقت اور خطے کا مانا ہوا تلوار باز تھا۔ عمومی رائے یہ تھی کہ زمان خان پلٹو رام کے سامنے 2 منٹ بھی ٹک نہیں پائے گا، مگر جب مقابلے کا آغاز ہوا تو پورے 15 منٹ پلٹو رام کے سامنے وہ ڈٹا رہا تھا اور اس مقابلے کے اختتام پر پلٹو رام کو اپنے تلوار والے بازو سے محروم ہونا پڑا تھا۔ وہ زمان خان کے ایک برق رفتار وار کو سمجھ نہ پایا اور پلک جھپکتے میں اس کا بازو کندھے سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ پلٹو رام کی تلوار اسی کٹے ہوئے بازو والے ہاتھ میں دبی رہی تھی۔ اس منظر کی وحشتناکی نے پلٹو رام کے عزائم اور حوصلے کو ریت کی دیوار کے مانند زمین بوس کر دیا اور وہ مقابلے کے میدان میں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد زمان خان کا نام شمشیر خان رکھ دیا گیا اور یہ گاؤں شمشیر پور اسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس گاؤں کا پرانا نام اب کسی کو یاد نہیں تھا اور نوجوان نسل میں سے بہت سوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شمشیر خان کون تھا اور ماضی کے کس سنہری کارنامے نے زمان خان کو شمشیر خان بنا دیا تھا۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم ماضی کو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ یہ یادداشت کی کمزوری نہیں بلکہ ہماری تناسانی ہے، اور اس سہل پسندی میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آج اگر ہم حال میں ہیں تو گردش دوران کل ہمیں ماضی بنا دے گی، پھر اس وقت کا حال ہمیں بھی بھولا بسرا ماضی جان کر اتنی ہی آسانی سے فراموش کر دے گا۔ آئندہ روز میں شمشیر پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ مقتولین کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں۔
लाशों के साथ ही पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी थी। मैंने दोनों भाइयों की लाशों को एक मुनासिब जगह पर रखवाया और अपने कमरे में आकर रिपोर्ट का जायजा लेने लगा। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक रियाज और फयाज की मौत वक़्वा की रात 10 और 11 बजे के दरमियान किसी वक्त वाक़ हुई थी, जबकि इनकी मौत का सबब जहर ख़्वानी था। इस नुक्ते ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया और मैं रिपोर्ट को पढ़ता चला गया। आगे लिखा था, दोनों मकतूलीन के मैदों से हासिल होने वाले नमूनों ने साबित कर दिया था कि रात को सोने से पहले उन्होंने जो खाना खाया था, इसमें कोई सरीउल असर जहर मिला हुआ था। इस जहर ने मैदे में पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया। इस जहर की खुसूसियत रिपोर्ट के मुताबिक ये बताई गई थी कि वो सबसे पहले आसाब और दिमाग को अपने ज़ेर असर लाकर मुतासरा शख्स को ग़ुनूदगी में पहुंचा देता है। फिर बहुत जल्द ये ग़ुनूदगी गहरी नींद में बदल जाती है और इसी नींद में सफ़र करते हुए मुतासरा ज़हन अब्दी नींद की वादी में उतर जाता है। रियाज और फयाज की ज़िंदगी का चराग भी इसी अंदाज में गुल हुआ था। रिपोर्ट में मज़ीद ये भी दर्ज था कि जब इन दोनों भाइयों के जिस्मों के बालाई हिस्सों पर तेज़ धार कुल्हाड़ी के वार किए गए तो वो ज़िंदगी से महरूम 2 लाशों की सूरत में चरपाई पर पड़े थे। लिहाजा कुल्हाड़ी बरदार को अपने काम में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा और वो बड़े इत्मीनान से इनके जिस्मों को जख्मों से चूर चूर करके खामोशी से रुखसत हो गया। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 2-3 मरतबा बड़ी तवज्जो से पढ़ा, फिर एक तरफ रख दिया। इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से सोच रहा था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि इन दोनों भाइयों को एक सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया था। कातिल का मकसद भी बड़ी हद तक वाज़ेह हो रहा था। उसने पहले जहर खिलाकर इन्हें मौत की नींद सुलाया, फिर इन पर कुल्हाड़ियाँ बरसाकर ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये शदीद नौइयत की इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। किसी दुश्मन ने अपनी नफ़रत का इजहार करते हुए इन्हें बड़े भयानक अंदाज में फना के घाट उतारा है। इस सूरत हाल में शक के तमाम तर तीर सफदर की जानिब चलते नजर आते थे, लेकिन मेरा जहन इसके बिल्कुल बरक्स सोच रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सफदर और लाखू को बड़ी हद तक बेकसूर साबित कर दिया था। मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता था कि सफदर इस बात पर इख्तियार नहीं रखता था कि किसी भी तरीके से इन भाइयों के मैदों तक जहर पहुंचाने में कामयाब हो जाए। यकीनन ये काम किसी और ही शख्स का किया हुआ था। सफदर और लाखू की तरफ से ध्यान हटा तो मेरी सोच में जाहिदा परवीन का चेहरा उभर आया। फिर इसकी एक एक एहतराजी हरकत मुझे याद आने लगी। इसकी जुज़बुज़ और हिचकिचाहट, पसोपेश और उकताहट के मायने और मफ़हूम वाज़ेह होने लगे। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैंने जाहिदा को बताया कि रियाज और फयाज को उनकी बेखबरी में मौत के घाट उतारा गया है। वो गफलत की ऐसी नींद में डूबे हुए थे कि हमलावर के खिलाफ एक ज़रा सी मज़ाहमत भी ना कर सके। वो मेरी बात सुनकर घबरा गई थी और इसी घबराहट में उसके मुंह से निकला था, हो सकता है उसका चौंकना और घबराहट बड़ा मायना खेज हो, लेकिन मैंने उसकी चोरी पकड़ ली थी। जाहिदा के मुताबिक दोनों भाइयों ने लगभग रात 9 बजे खाना खाया और सोने के लिए बाड़े में चले गए थे। यानी रात के खाने और सोने के दरमियान उन्होंने और कोई शय नहीं खाई थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि रात का खाना ही जहर आलूद था। जब मैं जाहिदा से इस सिलसिले में पूछगछ कर रहा था तो मकतूलीन की अदम मज़ाहमत और खाने की गड़बड़ का ख्याल मेरे जहन में आया था और इसी ख्याल के तहत मैंने इससे खाने की फरमाइश की थी। मैंने इसे कहा था कि रात वाले खाने का कुछ हिस्सा बचा हो तो मुझे दे दे। वो मेरी इस फरमाइश पर बिदक गई थी और बड़े तशवीशनाक अंदाज में उसने मुझसे पूछा था, क्यों जी, आप इस खाने का क्या करेंगे? मैं जाहिदा के घर से निकला तो बशीर और मंजूर से मुलाकात हो गई थी और इनकी ज़बानी एक और ख़तरनाक हकीकत उभर कर सामने आई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि साल भर पहले एक रात रियाज और फयाज के बाप फ़तेह मोहम्मद खून की उल्टियाँ करते हुए मौत के मुंह में चला गया था। इस वक्त मैंने फ़तेह मोहम्मद की मौत के हवाले से बशीर और मंजूरे की बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि इन लम्हात में मेरा जहन रियाज और फयाज के कत्ल का मुअम्मा हल करने में मसरूफ़ था। लेकिन अब दोनों भाइयों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेरे जहन में सोच का एक नया दर बा कर दिया था। फ़तेह मोहम्मद अगर खून थूकता हुआ मरा था तो ये किसी काले, पीले या नीले अमल का नतीजा नहीं हो सकता था। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था कि फ़तेह मोहम्मद भी
زہر خواندنے کے باعث ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے بھاگتی ہے اور ان لمحات میں میرا شک زاہدہ پروین کی طرف جا رہا تھا۔ زاہدہ ایک جوان، خوبرو اور پرکشش عورت تھی۔ اس کا خود سے ایک دگنا عمر کے شخص کے ساتھ شادی کرنا حلق سے اترنے والی بات نہیں تھی۔ فتح محمد کم و بیش 60 سال کا تھا جب اس نے زاہدہ سے شادی کی تھی۔ اس قسم کی تفاوتی شادیاں عموماً بڑے بھیانک نتائج لے کر آتی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ فتح محمد بھی کسی خطرناک سازش کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اور یہ دونوں بھائی تو پھر بھی زاہدہ کی سوتیلی اولاد تھے۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ ریاض اور فیاض کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کو تدفین کے لیے شمشیر پور پہنچا دوں گا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے ارادے کو بدل دیا۔ میں نے کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلایا اور تحقیقانہ انداز میں کہا، مراد علی، تم فوراً شمشیر پور چلے جاؤ۔ جا کر زاہدہ کو بتاؤ کہ اسپتال سے اس کے بیٹوں کی لاشیں آ گئی ہیں۔ وہ تھانے آ کر انہیں وصول کر لے تاکہ تجہیز و تکفین کی تیاری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ لیکن ملک صاحب، کانسٹیبل نے تعجب خیز انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، آپ کا پروگرام تو کچھ اور تھا۔ وہ اس پروگرام کی بات کر رہا تھا جس کے مطابق مجھے لاشوں کے ساتھ بذات خود شمشیر پور جانا تھا۔ اس سلسلے میں میری اس سے تفصیلی بات ہو چکی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، پہلے پروگرام کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے بس اتنا ہی کرو، باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جو آپ کا حکم۔ پھر وہ شمشیر پور روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل میرے بھروسے کا آدمی تھا۔ میں نے کسی خاص مقصد کے تحت اسے پوسٹ مارٹم سے ناآشنا رکھا تھا۔ اگر میں اس راز میں اسے بھی شریک کر لیتا تو مجھے پوری امید تھی کہ وہ راز کا امین رہے گا، لیکن میں فی الحال اس کے لیے بھی سسپینس کی فضا قائم رہنے دینا چاہتا تھا۔ جب اچانک اسے اس زاویے کی خبر ہو تو اس کے تن بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑ جائے۔ اس کے لیے یہ ایک سرپرائز ہوتا اور یقیناً وہ اس سے بے حد محظوظ ہوتا۔ میری توقع کے عین مطابق 2 گھنٹے کے اندر مراد علی واپس لوٹ آیا، اور وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ٹانگے میں زاہدہ پروین بھی موجود تھی، جو یقیناً اپنے بیٹوں کی لاشیں وصول کرنے آئی تھی۔ میں نے فوراً زاہدہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور مراد علی سے کہا کہ وہ دروازے کے باہر موجود رہے، وہ کسی کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ زاہدہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد بولی، کہاں ہیں ان دونوں کی لاشیں؟ اس کے استفسار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی، جیسے جوان بیٹوں کی المناک موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ میں اس دوران میں بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کے تاثرات کا ایکس رے کر رہا تھا، اور مجھے اس نتیجے تک پہنچنے میں قطعی کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اس کی تشویش بڑی کھوکھلی اور مصنوعی نوعیت کی تھی۔ لاشیں میرے کمرے میں نہیں رکھی ہوئیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تھانے ہی میں ہیں اور خاصی محفوظ جگہ پر ہیں۔ تم ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، بس تھوڑی سی قانونی کارروائی ہوگی، پھر ریاض اور فیاض کی لاشیں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ کیسی قانونی کارروائی؟ وہ چوکننا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں زاہدہ، تم سکون سے ادھر ہی بیٹھو، میں تم سے چند ضروری سوالات کروں گا اور مطمئن ہونے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ لیکن وہ ہکلائی، اب آپ کون سے سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں نے کہا ہے نا، میں نے نرم لہجے میں کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے ساختہ اضطراری انداز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، جبھی تو کہہ رہا ہوں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، بس 5-10 منٹ میں میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ جج جی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ جی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اب پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، زاہدہ، تم نے بقوا کی رات دونوں بھائیوں کی فرمائش پر ان کی پسندیدہ ڈشیں کڑی چاول اور کھیر بنائی تھی، انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور لگ بھگ 9 بجے رات وہ سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جج جی، وہ دوپٹے کے پلو سے پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی۔ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور فضا میں خنکی پائی جانے لگی تھی۔ اس موسم میں پیشانی کے عرق آلود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر زاہدہ کا ماتھا نم ہوا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ میرا چلایا ہوا تیر نشانے پر جا بیٹھا تھا۔
मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, जरा सोचकर बताओ जाहिदा, क्या उन्होंने बाड़े में जाकर भी कुछ खाया पिया था? नहीं जी, वो वहां जाते ही सो गए थे, उसने बताया। उन्होंने घर में इतना ज्यादा खाना खा लिया था कि मजीद कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं रही थी। वैसे भी वो बाड़े में जाने के बाद कुछ खाते पीते नहीं थे। हाँ, ये तो तुमने मुझे उस दिन भी बताया था, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा कि उस रात उन्होंने ऐसे डट कर खाना खाया था कि हांडी पतीले सब खाली हो गए थे। हत्ता कि जब मैंने तुमसे खाने की फरमाइश की तो तुम्हें माजरत करना पड़ी थी, है ना साहिदा? जी, ये सब तो है, उसकी उलझन में इजाफा हो गया। लेकिन आप दोबारा मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उसके इस्तफसार को नज़रअंदाज करते हुए कदरे सख्त लहजे में सवाल किया, क्या उस रात तुमने भी कड़ी चावल और खीर खाई थी? जी हाँ, मैंने भी खूब पेट भर कर खाया था। फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? छी! मेरा सवाल किसी हथौड़े के मानिंद उसके सर पर लगा था। मैंने तल्खी से कहा, हाँ जाहिदा, इस खाने को खाकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था। जैसा कि वो दोनों भाई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और लेकिन रियाज और फैयाज को तो कुल्हाड़ी के वार करके मौत के मुंह में धकेला गया था। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही चालाकी से बोली, ये तुम्हारा ख्याल है जाहिदा? मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। क्या? क्या है हकीकत? वो दोबारा अपनी पेशानी का पसीना साफ करते हुए बोली, ताहम इस मर्तबा उसके लहजे में जारियत के बजाय नकाहत का अंसर शामिल था। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, हकीकत यह है जाहिदा कि वक़्वा की रात दोनों भाइयों के शिकम में जो खाना उतरा वो जहरीला था, जिसे खाते ही वो पहले नीम बेहोश हुए, फिर ये नीम बेहोशी गहरी नींद में बदल गई, ऐसी नींद जिसे कोई बेदार नहीं हो सकता। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर ड्रामाई अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि वही खाना तुमने भी खाया था और अभी तक जिंदा सलामत नजर आ रही हो। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसके चेहरे और आंखों के तासुरात से पता चलता था कि वो खुद को किसी मंझधार में घिरा हुआ महसूस कर रही है। आखिरी संभाला लेने की कोशिश करते हुए उसने बिखरे हुए लहजे में पूछा, आप किस बिना पर यह बात कह रहे हैं? मैंने मेज की दराज की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर उसने सहमी हुई तहैयर आमेज नजरों से मुझे देखा। मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके सामने डालते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, इस रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों भाइयों ने जहरीला खाना खाया और सो गए। फिर कुछ ही देर के बाद इनकी मौत वाक़ई हो गई। मौत का वक्त रात 10 और 11 बजे के दरमियान बताया गया है और साथ ही ये भी लिखा है कि जब आधी रात के बाद इन पर कुल्हाड़ियाँ बरसाई गईं तो वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुके थे। इसीलिए इस दोहरे कत्ल के जवाब में इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई मज़ाहिमत देखने को नहीं मिली। मैंने लम्हे भर कर तवक्कुफ करके सांस हमवार की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जाहिदा, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो एक काबिल सर्जन की निगरानी में तैयार की गई है। तुम इसमें दर्ज हक़ाइक़ को ना तो झुटला सकती हो और ना ही चैलेंज कर सकती हो। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो सच सच बता दो, तुमने उस रात खाने में क्या मिलाया था? मैंने किसी चीज़ में जहर नहीं मिलाया, वो नीम एहतिजाजी लहजे में बोली, ताहम इसकी आवाज़ में कोई दमखम नहीं था। बस मैं इनको क्यों मारना चाहूँगी? मैंने तो इन्हें अपनी सगी औलाद से ज़्यादा चाहा है और ज़्यादा समझती थी। और तुम रियाज और फैयाज को सगी औलाद से ज़्यादा समझती थी? मैंने उसकी बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहा। और फतेह मोहम्मद को अपना सगा शोहर, है ना? उसने चौंक कर ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे मैं कोई थानेदार नहीं बल्कि अफरीद हूँ। उसकी आंखों चेहरे पर वहशत और दहशत ने डेरा जमा लिया था। कपकपाती हुई आवाज़ में उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये फतेह मोहम्मद का जिक्र कहाँ से निकल आया? फतेह मोहम्मद का जिक्र इसलिए निकल आया कि मुझे यकीन है इसे भी जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए चटानी लहजे में कहा। इसकी हिम्मत जवाब दे गई, मरियल से लहजे में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं जो भी कह रहा हूँ वो तुम बड़ी अच्छी तरह समझ रही हो जाहिदा, मैंने फुनकार से मुशाबा आवाज़ में कहा। मुझे सख्ती पर मजबूर न करो, तुम औरत ज़ात हो, तफ्तीश के कठिन मराहिल को झेल नहीं सकोगी। सीधी तरह अपने जुर्म का इकरार कर लो वरना। मैंने धमकी आमेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो खौफजदा अंदाज में अपनी गर्दन को सहलाते हुए बोली, वरना? मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, वरना मुझे मजबूरन फतेह मोहम्मद की बची कुची लाश को कब्र से निकलवा कर उसका भी पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। पानी। उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं में से आती हुई महसूस हुई।
میں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ میں نے ابھی پانی اور دودھ کا ذکر کیا ہے، فکر نہ کرو، تمہیں پانی بھی ملے گا اور دودھ بھی، لیکن ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کالا کلوٹا سانڈ نما تمہارا تائزاد سلطان تو ادھر گاؤں ہی میں ہے نا؟ میں ابھی 4 سپاہیوں کو بھیج کر اسے تھانے بلواتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اسے تفتیش کی چکی میں ڈالوں تو اس کی زبان سے بڑے مفید انکشافات ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے زاہدہ پروین؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ خوف اور دہشت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے 2 کانسٹیبلز کو شمشیر پور کی جانب دوڑا دیا تاکہ وہ سلطان نامی اس بندے کو پکڑ کر میرے پاس لے آئیں، لیکن افسوس کہ وہ فوری طور پر دستیاب نہ ہو سکا۔ وہ پورے گاؤں میں کہیں نہیں ملا تھا۔ بعد ازاں جب میں زاہدہ کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ سلطان ایک دن کے لیے جلال نگر گیا ہے اور کل صبح واپس آئے گا۔ سلطان زاہدہ کا شریک جرم تھا، لہٰذا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت 3 کانسٹیبلز کی ایک ٹیم جلال نگر روانہ کی۔ وہ رات ہونے سے پہلے کامیاب لوٹے۔ سلطان کو وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب سلطان نے یہ دیکھا کہ زاہدہ نے پولیس کی تحویل میں اقبال جرم کر لیا ہے تو اس نے سارا الزام زاہدہ پر ڈال دیا۔ اس کے مطابق وہ زاہدہ کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ زاہدہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کا کام کر دے تو وہ سلطان سے شادی کر لے گی۔ اس نے سلطان کو باور کرا دیا تھا کہ ریاض اور فیاض اس شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ رکاوٹ ہٹا دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایک ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سلطان کا کوئی آگے پیچھے تھا نہیں اور اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ زاہدہ کی صورت میں اسے بیٹھے بٹھائے ایک حسین و جمیل عورت مل رہی تھی، اور ایسی عورت کہ جو زمین و جائیداد کی مالک بھی تھی۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ زاہدہ کی پیشکش میں اس کے لیے بڑی کشش تھی، لہٰذا وہ آگ اور خون کے اس کھیل میں آنکھیں بند کر کے کود گیا۔ اسی نے زاہدہ کو ایک سریع الاثر زہر لا کر دیا اور جائے وقوع کو کسی انتقامی کارروائی کا رنگ دینے کے لیے اس نے مردہ بھائی کی لاشوں پر وار کر کے کلہاڑی کے بری طرح بگاڑ دیا۔ پھر ایک ایسی لرزہ خیز کہانی نے جنم لیا جس میں شامل خونی واقعات و حالات اور اعمال کا کچھ ایسا ہی نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ سلطان نے ریاض و فیاض والے معاملے میں زاہدہ کا شریک ہونے کا جرم کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن فتح محمد کی موت سے اس نے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ کارنامہ زاہدہ نے اپنے بلبوتے پر انجام دیا تھا۔ ریاض و فیاض سے نمٹنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا بڑی مکاری سے اس نے سلطان کو استعمال کر لیا تھا۔ میں نے ایک موقع پر زاہدہ سے سوال کیا، اگر یہ معاملہ دب جاتا تو کیا تم واقعی سلطان سے شادی کر لیتی؟ کیا میں آپ کو اتنی ہی بے وقوف نظر آتی ہوں؟ اس کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی اور چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اگر تم اتنی احمق نہیں ہو، لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے فتح محمد سے کیوں شادی کی تھی؟ تم دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ہماری عمروں میں تقریباً آدھے آدھے کا فرق تھا، لیکن وہ ایک صاحب جائیداد زمیندار تھا اور مجھے امید تھی کہ… وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر معنی خیز انداز میں چپ ہو گئی تو میں نے جلدی سے کہا، تمہارا یہی خیال تھا نا کہ فتح محمد سال 1.5 سال میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن وہ ساٹا پاٹا ثابت ہوا۔ نہ صرف یہ کہ وہ تم سے شادی کے بعد دوبارہ جوان ہونے لگا تھا، بلکہ شادی کے دوسرے سال ہی تمہارے بطن سے اس کی اولاد بھی پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال نے تمہیں خاصا مایوس کر دیا۔ جب تم نے اپنا منصوبہ ڈوبتے ہوئے دیکھا تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم نے سوچا کہ جو کام قدرتی انداز میں نہیں ہو رہا اسے تم اپنے ہاتھوں سے انجام دو گی، اور پھر ایک رات فتح محمد خون اگلتا ہوا موت کے منہ میں چلا گیا۔ زاہدہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے گردن جھکا لی۔ یہ اس کے بھیانک جرم کا خاموش اقرار تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنے تفصیلی بیان میں بتایا تھا، لیکن وہ ریاض و فیاض سے کسی نوعیت کی دشمنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ سارا فساد اس کے سگے بیٹے فرمان علی کی پیدائش کے بعد اٹھا تھا۔ جیسے جیسے فرمان علی بڑا ہو رہا تھا، دونوں بھائیوں کے تیور بدلتے جا رہے تھے۔ وہ فرمان علی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فتح محمد کے بعد صرف وہی وارث ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فتح محمد کے کان بھی بھرنے شروع کر دیے تھے۔ فضا کا رنگ بدلتے دیکھا تو زاہدہ نے اس گھر میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بہت خطرہ محسوس کیا۔
चुनांचे एक रात उसने फ़तेह मोहम्मद का काम तमाम कर दिया। चंद माह अमन अमान से गुजर गए, फिर रियाज और फैयाज के रवैये में नुमायां तब्दीली आने लगी। ज़ोहरा ने महसूस किया कि वो दोनों इसे और इसके बेटे को ठिकाने लगाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये वो कैसे होने देती। इससे पहले कि वो दोनों इसके खिलाफ चाल चलते, उसने सुल्तान की मदद से इन्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया। जाहिदा के इकबाली बयान में किस हद तक हकीकत थी, इसको चेक करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इसकी बयान की तस्दीक या तरदीद सिर्फ वो दोनों भाई ही कर सकते थे जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहे थे। अलबत्ता इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश करना मुमकिन नहीं था कि जाहिदा एक लालची, साजिशी और मुजरिम जहन औरत थी। ज़मीन और जायदाद का लालच और दौलत की हविस बहुत ही घिनौनी और ख़तरनाक होती है। ये अपने बेगाने का फ़र्क मिटाकर इंसान को तबाही और बर्बादी के अमतीक गार में फेंक देती है। यही हिर्स और हवस जाहिदा को भी ले डूबी। जिस मकसद के हुसूल के लिए उसने एक साथ 3 इंसानों की जानें कुर्बान कर डाली, वो फिर भी पूरा ना हो सका। वो अपने गले में 3/1 का तोक सजाकर जेल चली गई। इसे तो अपने किए की सज़ा मिली सो मिली, लेकिन इसके करतूतों का सबसे ज़्यादा खमियाजा नन्हे फरमान अली को भुगतना पड़ा था। वो मासूम 2 साल की उम्र में बाप की शफ़क़त से महरूम हुआ और 3 साल की उम्र में माँ की गोद भी उससे छिन गई। पता नहीं इस झमेले में इस बेचारे का क्या कसूर था।